मिलता है, मैं एक्सेप्ट किया। यतीश, ओपन टू ऑल लिंक ऐसा कुछ। फिर से लिमिट ब्रेक बीच हो गई है क्या? 125 नहीं वाला? नहीं ओके नहीं नहीं 120 और कोई ज्वाइन कर सकते ओके, सैचुरेट हो गया फिर एंड से? हाँ हाँ हो गया हो गया। ओके या हाँ अक्षर, हेलो अक्षर। हाँ ओके ओके श्योर। ओके या स्टार्ट करते हैं। सो हु एम आई एम अनुभव, आई एम 2019 पास आउट. I completed my graduation in the computer science stream. Okay, I am currently working in the right. So I think ऋतिक, वेट वेट ऋतिक माइक ऑफ कर ले। गाइस माइक ऑफ कर लो अपने। okay. So I am the one of the member who started this group DCPF last year. So I think it is my responsibility to share all the things that is relevant to the internship and placements. Okay. So we have some points like what are the things that we need to share. So one by one, we have around 4 or 5 admins here: Anil, Mayank, Monil, Sachin. Okay, so they will share their experience along with me. So, so first of the point that we will going to discuss are key. What are the type of interviews that are happened in the DTU for the internship and placement? Okay. सो जो पहला टाइप का इंटरव्यू होता है, इट इज द एप्टीट्यूड राउंड. ओके, ऐसा कंपल्शन नहीं होता है कि हर एक कंपनी हर तरह का राउंड लेगी, राइट? सो कुछ कंपनियां होती हैं वो डिसाइड करके आती है कि वो इसी तरह का राउंड लेंगी और उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यूज होते हैं. ओके, तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ राउंड्स होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ. तो जो पहला टाइप ऑफ राउंड होता है वो है एप्टीट्यूड. जनरली जो ये वाला राउंड होता है सैमसंग लेती है. तो एप्टीट्यूड राउंड के अंदर आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं और आपको 60 क्वेश्चंस के करीब सॉल्व करने होते हैं, जिसके अंदर आपको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश, ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, गॉट इट? राइट. उसके बाद आता है एक तरह का राउंड होता है जिसके अंदर आपको कोडिंग टेस्ट होता है. तो बेसिकली ये कोडिंग टेस्ट हमारा कंप्यूटर सेंटर के अंदर होता है, तो जिसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, राइट? कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो हैकर अर्थ का प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, वो कुछ यूज करते हैं हैकर रैंक, कुछ यूज करते हैं कोडशेयर. तो बेसिकली ये जो कंपनीज होती हैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे ये कोडिंग टेस्ट ले सकती हैं. तो जब आपको कंप्यूटर सेंटर में बुलाया जाता है तो आपको 60, 70 या 90 मिनट्स का कोडिंग राउंड होता है, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द कंपनी और उसका टफनेस लेवल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जो मार्किंग होती है उस तरह से होती है कि दे हैव सम टेस्ट केसेस, राइट? सो उन टेस्ट केसेस को जितना आप सॉल्व करोगे उतने आपके पॉइंट्स होंगे. लास्ट में उसको सॉर्ट करके जो जो बंदा टॉप पे होता है दे विल एडमिट देम टू द नेक्स्ट राउंड. ओके, सो नेक्स्ट राउंड होता है कोडिंग राउंड. कोडिंग राउंड के अंदर क्या होता है कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर कोडिंग पूछी जाती है. उसके अंदर क्या क्या करवाया जाता है, उसके अंदर पहली बात क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको एक प्रॉब्लम असाइन करता है. वो इंटरव्यू राउंड 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, कितने भी टाइम का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर और अवेलेबिलिटी. उसके बाद क्या होता है, उस क्वेश्चन को आपको समझना होता है. उस क्वेश्चन को समझने के बाद यू हैव टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, डिस्कस द सॉल्यूशन विद द इंटरव्यूअर एंड ऑल. आफ्टर कंप्लीटिंग all this procedure you have to write the source code on the pseudo code on the paper. So जिसकी भी राइटिंग बेकार है, प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करो इंटरव्यू के अंदर तो सही से प्रेजेंट करो. लाइक आई हैव अ गाय दैट इज शुभ टंडन. आई डोंट नो कि वेदर ही इज प्रेजेंट और नॉट. तो लास्ट टाइम जब मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, तो ही वाज देयर. सो मैंने मॉक इंटरव्यू में इसको बोला था कि यार तेरी राइटिंग बहुत बेकार है, तू कैसे प्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भूचर मूचर टाइप कर देता है कॉपी पे, तो कैसे होगा तेरा? तो उसके बाद तो मैं भूल गया इस बंदे को, लेकिन या ही इज हियर, ही राइटेड. सो बेसिकली व्हेन ही गॉट इंटर्न एट द मिंत्रा, सो इसके बाद मेरा मैसेज आया कि भैया आपने जो बोला था मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया एंड फाइनली आई एम एबल टू क्रैक द इंटर्नशिप. सो इट फील्स गुड कि जब पीपल आपकी बातों को मानते हैं और उसको यूज करते हैं और उसके बाद उनका बेनिफिट होता है. तो ध्यान रखो कि जब भी आपका कोडिंग राउंड हो या फिर आपको सूडो कोड लिखवाया जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, राइट? क्योंकि जब तक आप अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं करोगे तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ, मतलब कि इंटरव्यूअर के ऊपर इंप्रेशन नहीं बन पाता है, राइट?
I think I am clear here, right? So there is a question from the Anuj. Can we write code in all capitals so as to improve presentation? I think it is not right because there is a pattern that you should use, that is the camel case. So basically whenever you are using a variable, that should be a camel case starting from the small variable. Whenever you are writing a class name, that it should be start from a capital word, capital letter. So there are some of the concepts that you should use before writing the code. Okay, it is very important whenever you're writing the code, it should be modular, right? So that interviewer can understand it, right? It is very important whenever you are writing a variable. CGPA का clear cut picture for interest and placements. Yeah, I will talk about it later, right? So first of all, जो भी बोल रहा हूँ मैं उसके अगर relevant क्वेश्चन है तो please put it on the chat, right? So we will take it up. Sir यार मैं बुलवा दिया मैं take it up. यार तुम ऐसे मत कर करो. क्या बोल रहा था मैं यार? Yeah, yeah, Sanskriti. Yeah, first of all, congratulations Sanskriti for the Google. And apart from that, what I was talking about the camel case. So whenever you are writing or you are making the variables in the code, so it is very important कि जो आप variable लिख रहे हो, it should be meaningful. ऐसा नहीं है कि x लिख रहे हो, y लिख रहे हो. अगर आप कोई flag initialize कर रहे हो तो आप उस flag का भी नाम सही से दोगे, okay, right? So it is very important कि how you write. क्योंकि इंटरव्यूअर के पास क्या होता है, इंटरव्यूअर मान लो आपके पास चार क्वेश्चन लेके आता है, ठीक है, तो वो ये नहीं देखता है कि सिर्फ आपने आपके अप्रोच क्या है, वो आपकी हर एक चीज देखता है. क्योंकि वो देखता है कि आपने वेरिएबल सही से इनिशियलाइज करें या नहीं करें. वो देखता है कि आप कहाँ तक पहुंच पाए, आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स कितनी आती हैं, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद अकॉर्डिंग टू द कंपनी, लाइक वी हैव अ प्रोसीजर इन द फ्लिपकार्ट, लाइक हम हर चीज कॉमन मतलब कि एनालाइज करते हैं एंड वी गिव अ रेटिंग फ्रॉम 5. सो इफ द स्टूडेंट गेट रेटिंग मोर देन 3.2, देन वी विल मतलब कि वी विल हायर इट. सो बेसिकली आफ्टर 4 राउंड्स every interviewer present its rating, and after cumulative rating we will think कि whether we should hire it or not. Okay, so हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है. तो ध्यान रखो कि जब भी आप मतलब इंटरव्यू में जाओ तो छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जाना है, कोड लिख के आ गया और मेरा इंटरव्यू हो गया, फिर बाद में बच्चे कहते हैं यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं तो सब कुछ करके आया. तो ऐसा नहीं होता है. बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऐसी जो ट्रेड्स है ना आपकी कंपनी में जाके नहीं सीख सकते, आपको ये पहले से सीखने होते हैं, राइट? आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ, राइट? Yeah. So let's go to the next round. Next round is the OS. So OS के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ. OS में क्या पूछा जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर आगे बात करेंगे जब नीचे वाले ये क्या एशियन यू रिपीट. Can you repeat for which thing? I'm not sure you are asking for this thing. Okay, let's take that thing later. Okay, so let's go to the next thing, that is the OS, right? So OS के अंदर क्या होता है कि अभी हम बात करेंगे कि OS के राउंड में पूछा क्या जाता है, what is do we only have to write the function of full code? Anup, can you take the questions later? Yeah, I'm thinking like कि we should take it later, right? So whenever you are writing the question, just write the question in the chat and we will take all the questions later, right? Okay. सो इट इज समथिंग लाइक कि हम ओएस की बात करते हैं, तो ओएस के अंदर क्या होता है. ओएस के अंदर मैं अभी पहले आपको बताऊंगा कि इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके बाद हम जाएंगे कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है, राइट? सो बात करते हैं कि ओएस के अंदर क्या बोला जाता है. लाइक देखो, जो ओएस सब्जेक्ट है इट इज अ इजी सब्जेक्ट. ओके, सो अगर आप गलती करते हो एक इजी सब्जेक्ट के अंदर तो ये टॉलरेटेबल नहीं होती है, राइट? अगर आप मुश्किल सब्जेक्ट के अंदर गलती करते हो तो इट इज टॉलरेटेबल, हाँ भाई बच्चे ने गलती कर दी है. लेकिन अगर आप इजी सब्जेक्ट के अंदर गलती करोगे तो इट इज नॉट टॉलरेटेबल, राइट? सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक process scheduling, deadlock, synchronization, all the things should be clear to you, right? After it, you should be able to write the real world examples and all. It is not expected for you to write the code of the OS and all, so it is not a big deal. बल्कि worst case ही होता है अगर कोई आपसे OS का कोड लिखवा ले, वो भी नहीं लिखवाता है, right? So it is very important for you कि आप yeah, depends on the company you are applying for, right? So it is something like कि यार तुम ऐसे ना बीच में चैट के चक्कर में पंगा हो जाएगा मेरा. अरे Okay, आप so बोलते रहो, कुछ चैट वगैरह मैं हाँ. वो क्वेश्चन वगैरह मैं आंसर कर दूंगा.
या वो नोटिफिकेशन के चक्कर में हो जाता है। ठीक है, तो ओएस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, राइट? सो जो मैंने बोला कि ओएस इज अ इजी सब्जेक्ट, तो अगर आप इजी सब्जेक्ट के अंदर गलती करोगे तो इट इज नॉट टॉलरेटेबल, राइट? उसके बाद देखा जाता है कि हाउ मच गुड कंसेप्ट यू हैव फॉर द ओएस, बिकॉज जब आप एक स्केलेबल कंपनी में जाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर जाते हो, तो हमेशा आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपके अंदर आपके बॉक्सेस या फिर आपके वीएम्स के ऊपर कितना लोड आ रहा है, हर चीज को एनालाइज करा जाता है कि आपके थ्रेड्स किस तरह वर्क कर रहे हैं, आपका कौन सा थ्रेड ब्लॉक हो रहा है, आपकी एसिंक्रोनस कॉल कैसी हो रही है, आपका कहीं पे डेडलॉक तो नहीं हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि लोड एवरेज क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बट द बेसिक थिंग्स दैट आर रिटन इन द गैल्विन बुक, राइट? डेडलॉक क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट द थिंग इज कि आप इसके अंदर गलती नहीं कर सकते क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज अ OOPS राउंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट इज मोर इजी देन द ओएस। ओके, सो इसके अंदर तो गलती कर ही नहीं सकते हो। अगर आपसे कोई बोले कि मॉड्यूलैरिटी क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर आपने गलती करी तो आप सीधा रिजेक्ट हो, राइट? क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक चीज नहीं आती है तो आप बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दो, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट? अगर आप ये सोचो कि मैं 5 में से 4 क्वेश्चन करके आ गया और एक क्वेश्चन मैंने पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बताया और मैं सिलेक्शन की नहीं हुआ, तो नहीं होगा। क्यों? क्यों? आपकी बेसिक थिंग ही नहीं आती है, राइट? अब बात आती है कि आप इसके अंदर कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब भी आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो यू कैन गिव अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, राइट? यू कैन से कि जैसे मैं एक इंटरव्यूअर हूं और आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, ओके? तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो पैनल है इट इज एब्स्ट्रैक्टेड आउट फ्रॉम योर थिंग, राइट? मुझे नहीं पता है कि आपके पैनल में कैसे कंप्यूट किया जा रहा है, मेरा रिजल्ट कौन कौन से राउंड होंगे, कैसे कैसे राउंड होंगे, ओके? सो इट इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ, राइट? अब बात कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन के। आपने पैनल के अंदर 50 लोग रखे हुए हैं, उसके अंदर वो कैसे कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, तो इन सबको मिला के आपने एक पैनल बोल दिया, तो दिस इज एनकैप्सुलेशन, राइट? आप एक राउंड को, फर्स्ट राउंड को कैसे ले सकते हो, अलग अलग तरीके से ले सकते हो, राइट? आप सिंगल बंदे का टेस्ट ले सकते हो या फिर आप ग्रुप डिस्कशन ले सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, आपके फंक्शंस के पैरामीटर चेंज हो गए, राइट? तो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल दैट यू कैन गिव। आई थिंक आई एम क्लियर हियर, राइट? यस और नो? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप इंटरव्यूअर को समझाओ तो आप इस तरह समझाओ कि उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल दो जिससे वो रिलेट कर पाए। और दूसरी बात क्या होती है, जब भी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हो तो इंटरव्यूअर को बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर कि या ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट थिंग, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई एग्जांपल दो तो आप एग्जांपल कैसे दे रहे हो। आई थिंक आई एम क्लियर हियर, ओके? सो आई एम रिपीटिंग अगेन, oops और ओएस के अंदर गलती करने के कोई चांसेस नहीं है, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, दैट इज फॉर द DBMS, राइट? ओके, सो नाउ कमिंग फॉर द DBMS को मैं दो चीजों में तोड़ता हूं, वन इज द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड सेकंड इज द एसक्यूएल क्वेरी, राइट? So first of all thing, DBMS is not an easy subject as compared to the OS and OOPS. So a little bit mistake can be tolerable here, right? So it is a thing ki either if you have time just prepare for the DBMS, otherwise don't prepare. I will tell you later कि कब आपको prepare करना है और कब आपको prepare नहीं करना है, okay? So पहली बात आती है कि DBMS के अंदर दो चीजें कौन कौन सी है। फर्स्ट इज द थ्योरेटिकल नॉलेज जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें, और दूसरी चीज होती है क्वेरी पार्ट। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आप इसके अंदर गलती थोड़ी बहुत कर सकते हो बिकॉज इट इज कंसिडरेबल एज अ टफर सब्जेक्ट देन द OS and OOPS, okay? Next type of interview is the, one second, computer networking. So basically the people who are good at computer networking are considerable as a good students, right? So because जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको कंप्यूटर कॉल्स पे काफी काम करना पड़ता है, राइट? TCP पोर्ट क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट रिक्वेस्ट क्या होती है, रिफ्रेश क्या होता है पोस्ट, पुट और गेट रिक्वेस्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि पोस्ट और पुट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ओके? सो जब भी आप API लिखते हो, क्योंकि आप जब भी कंपनी में जाओगे यू हैव टू राइट द माइक्रो सर्विसेज, राइट? API. सो बेसिकली यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट आर द कंप्यूटर नेटवर्किंग, राउटिंग एंड ऑल, बहुत सारे कांसेप्ट्स होते हैं, बट इट इज कंसीडरेबल एज द मोस्ट ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, ओके? जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप करते हैं एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग, ओके? ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, राइट?
आप कुछ चीजें स्किप कर सकते हो, कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, बट अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग किया हुआ है अलॉन्ग विद योर अदर राउंड्स प्रिपरेशन, सो इट विल बी कंसिडर एज अ गुड थिंग, राइट? अब बात करते हैं अगले राउंड की, दैट इज अ पजल राउंड। कैन यू गिव मेन टॉपिक्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग? आई विल शेयर लेटर, ओके? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पजल। जनरली एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक पजल पहले ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ था। सो उस पजल के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो पजल्स होती हैं हर एक कंपनी नहीं पूछती है। जैसे गोल्डमैन सैक्स है, जो मुझे कंपनी याद है कि वो पजल पूछती है, तो इट जस्ट आस्क अबाउट 1 और 2 पजल। ऐसा नहीं होता है कि पजल आपको खुद पूरी सॉल्व करनी होती है। टाइम टू टाइम जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको हिंट देता चला जाता है, राइट? तो इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू विल बी एबल टू टैकल इट, ओके? देयर इज नो नीड कि आपको पहले से बहुत प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा पजल को। आप ऑन द टाइम भी इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? इट डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर आप इतना सही से नहीं सोच पाते हो, तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर द पजल राउंड, ओके? बट यही है कि अगर 100 कंपनियां आती हैं तो 100 में से मुश्किल से 5 कंपनियां होंगी जो आपसे पजल राउंड पूछेंगी, ओके? नेक्स्ट इज द अब हमारे 2 राउंड बचे हैं, वन इज द एचआर राउंड एंड वन इज द एचएम राउंड, ओके? एचआर राउंड के अंदर क्या होता है, जो एचआर होता है इट विल सेंस कि आपके अंदर एटीट्यूड तो नहीं है, आप कितना अच्छी तरह कंपनी के कल्चर को ग्रैब कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि मान लो मैं कंसिडर करता हूँ 2 लोगों को, ओके? एक बच्चा है जो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत बेकार है, राइट? मतलब कि उसको लगता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। आपने अपनी क्लास में भी देखे होंगे जो काम जरा सा करेंगे लेकिन शो ऐसे करेंगे कि भाई मैंने फाड़ दिया, राइट? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे डू अ डिसेंट वर्क, राइट? लेकिन एटीट्यूड और जो मतलब कि कोलैबोरेशन होता है, दे आर वेरी गुड एट इट। तो एचआर ये देखता है कि विच पीपल आर वेरी गुड फॉर द कंपनी। तो अगर मैं आपको चॉइस दूं तो आप भी सेकंड वाले को ही चूज करोगे, क्यों? क्योंकि जिसके साथ आप कोलैब नहीं कर सकते हो उसको आप कैसे चूज कर सकते हो, राइट? सो इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर विच थिंग? ओके अनुज, बाद में बताता हूँ। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो यू शुड बी गिव सम पॉजिटिव वाइब्स, राइट? डोंट शो द एटीट्यूड कि भाई मेरी 7 स्टार रेटिंग है कोड शेफ पे, मैं फाड़ दूंगा, कोई भी कोडिंग क्वेश्चन पूछ लो मैं फाड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, राइट? आपको एक डिसेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ओके? आई थिंक आई एम क्लियर हियर फॉर द एचआर राउंड। सो एचआर राउंड में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप बताओ कि आप अपने आप को 5 साल में कैसे देख रहे हो? तो इसके बहुत अलग-अलग तरह के आंसर होते हैं। तो पीपल जनरली से कि मुझे 5 साल का नहीं पता, व्हेनेवर आई एम थिंकिंग लाइक कि आई एम गेनिंग द इंटरेस्ट इन दिस, तो मैं काम करूंगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं काम छोड़ दूंगा। ये ऐसा भी कर सकते हो। दूसरी बात, आई विल बी अ गुड एसेट फॉर यू, मतलब फॉर योर कंपनी, राइट? सो जब तक मेरी प्रोडक्टिविटी इसी पे मैटर करती है कि हाउ मच आई एम इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड how which type of projects I am assigned to, right? So there are very different types of way to tackle the HR round, okay? So it depends person to person ki how he handles it. Now coming to the last type of round, that is the HM round. This is the hiring manager round. तो hiring manager is something like कि वो एक ऐसा बंदा होता है जो पहले कोडिंग में था लेकिन अब वो बंदा मैनेजर वाली पोस्ट पे जा चुका है, राइट? जैसे SD1, SD2, SD3, SD4, देन मैनेजर राउंड, ओके? सो इट इज समथिंग लाइक कि इट हैज अ वेरी गुड पोजीशन एंड वो आपको दोनों चीजों पे टैकल करता है, राइट? वो आपको देखता है कि वेदर यू आर एबल टू कोऑपरेट विद द पीपल इन द टीम और नॉट, प्लस ही विल थिंक कि वेदर यू हैव अ गुड स्किल्स और नॉट, ओके? सो वो एचआर कम टेक्निकल टाइप हो जाता है, एचआर भी है और टेक्निकल भी है। सो इट इज अ काइंड ऑफ राउंड, दैट इज द एचआर राउंड, राइट? I think I am clear here for the first point. Let's take the question of this session, right? Anything you think कि मुझे कुछ चीज अलग करनी चाहिए थी, right? Anil, is it good? Yeah. Can you repeat about the HM round? Okay. So HM round is something कि वहाँ पे जो round होता है, it is a combination of the coding round plus manager round. लेकिन वहाँ पे आपको ये नहीं देखा जाता है कि आपका कोडिंग कितना अच्छा है, आपको देखा जाता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, राइट? आपका प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है कि आपके प्रोजेक्ट्स कैसे थे, आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। आपसे ये बात की जाती है कि आपको कैसा लगता है कि आप कंपनी के अंदर किस तरह से कोलैब कर पाओगे, आपके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं कि जो आपको हम हायर करें। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब हमने पीपीटी शेयर करी थी तो आपको क्या लगता है कि जो हमने पीपीटी शेयर करी थी उसके अंदर क्या गड़बड़ थी। सो देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट
HM राउंड कैन बी यूज्ड, सो इट इज समथिंग लाइक कि HM राउंड के अंदर कोडिंग नहीं करवाई जाएगी, लेकिन कोडिंग रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। लाइक वो पूछ सकता है कि जावा क्या हो, जावा में कुछ पूछ सकता है, C++ में कुछ कुछ पूछ सकता है, लेकिन वो कोडिंग नहीं करवाएगा, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक कि वो पूरा कोडिंग राउंड भी नहीं होगा और पूरा HR राउंड भी नहीं होगा, राइट। सो इट इज वेरी गुड, क्योंकि द पॉइंट इज कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे जनरली आप काम किसी HM के अंडर करते हो, तो इट इज वेरी गुड कि अगर उसको लगता है कि ही इज लाइक 10 or 11 year experience, so it is very good thing, right, if he hires you, right? Okay, so I think I am clear for the first topic discussion that we discussed just. Okay, anything I left? Development. But there's a question CGPA for internships. Okay, we will discuss about it later. I already write a point about it. Okay, can you give brief details of internship route? Okay, I will tell you about it later. I have a different point about it. Okay, all these things we are talking are for internships too, right? Both of them, for the internships and for the placement. I will distinguish between both of them later. Okay. Okay, let's come to the next point. That is the communication skill, right? Just write all the questions in the chat. We will take them later. Okay. So बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं था, मेरी इंग्लिश हमेशा से बेकार रही है। लाइक मैं शाहदरा में था, वहाँ पे मतलब कि स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है मेरे हिसाब से। जब मैं कॉलेज में आया तो मेरी कंपैरेटिवली इंग्लिश लास्ट 5 जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स थी वो क्लास में सबसे बेकार लोगों में गिनी जाती होगी, मेरे हिसाब से तो यही है। तो इट इज समथिंग लाइक कि जब आप यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करते हो तो मेरी कॉलेज के अंदर अराउंड 50 या 70% स्टूडेंट्स DPS RK-पुरम या फिर गोइंका इन सबसे पढ़े हुए थे। तो जब आप उनको अपने आप से कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि यार मैं तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता, वेदर आई विल बी एबल टू गेट द इंटर्नशिप, मैं इंटरव्यू कैसे निकालूंगा, मेरी इंग्लिश इतनी बेकार है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको इसे डील करना भी आना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बेकार है तो यू शुड नॉट वर्क ऑन इट, राइट? यू कैन गिव द इंटरव्यूज। लाइक जब मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी तो मैंने पढ़ाना चालू किया, मैं DCPF में पढ़ाने लग गया, धीरे धीरे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने लग गई। दूसरी चीज होती है कि आप अपनी चीजों को कैसे इम्प्रोवाइज करके प्रेजेंट करते हो, राइट? आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो, आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछा, धड़ाधड़ आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। ओके, चुप रहना इज बेटर देन गलत करने से, राइट? तो अगर आप 5 सेकंड चुप रह के सही आंसर दे सकते हो तो इट इज मोर बेटर, राइट? आई एम होपिंग कि आई एम being correct here. Okay, so just try to listen my words carefully. चुप रहना 5 मिनट और उसके बाद सही आंसर देना इज मच बेटर देन द गलत आंसर देना। मतलब कि कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही इंटरव्यू को जल्दबाजी और ना ही आपको है। तो ऐसा नहीं करना है कि उसने क्वेश्चन बोला और हाँ या ना दे दिया, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। पहले सोचो कि वो क्या पूछ रहा है, क्या आपका जो आंसर है वो सारे यूज केसेस को कवर कर रहा है, या फिर आपका आंसर नो की जगह मे बी नो भी हो सकता है, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है, इंग्लिश बहुत बेकार है मेरी, सर मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा? तो इट इज समथिंग लाइक कि ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बेकार है, आपको बस एक कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो सोच के बोलो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। टेक योर टाइम, डिवाइड योर थिंग्स इन स्मॉल चंक्स, उसके बाद बोलो, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू के वक्त जाते हो तो आप थक डर जाते हो कि मुझसे इंग्लिश नहीं बोला जा रहा है, जबकि जो इंटरव्यूअर है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तो क्या मुझे हिंदी पे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप ट्राई करो कि आप हिंदी पे स्विच ना करो। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो यू कैन स्विच टू हिंदी। और अगर आपको लगे कि मैं कंपनी में कैसे एडजस्ट करूंगा, या कंपनी में सारे नॉर्थ इंडियंस होते हैं, वहां पे हिंदी ही बोली जाती है, राइट? तो इसकी टेंशन मत लो कि आप कंपनी में कैसे कोऑपरेट कर पाओगे, राइट? I think I am clear here for the 2 points. So communication skills is good to have, but it is not a compulsion thing, right? Yeah, I will talk about the projects later. So I think it is done from my side, and now we will talk about the project versus coding. I think AKS is here, right? Yes, I'm here. Yeah. Over to you. Okay. So, then most of the students have this question like, what I should do? Like, should I focus more on DSA, Algo, or competitive programming? And what kind of project should I do, or are they important or not? Abhinav, So- can you introduce yourself first? Oh yes. Okay.
So my name is Abhinav. I'm currently a third year student. I had an internship offer from Tower Research, but it's revoked now. I am like trying to get some new offers. So getting back to the point, what I was telling you about projects and coding. Am I audible? Yes, you are. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Oh. So, how much projects are important and how they are going to be compared with coding now? So, I would say coding is very much important. Like your DSA and algorithms are very important because if you are not good with your algorithms and data structures, you won't be clearing the very first round, that is coding round. But after this round, you need to have some projects, at least one or two projects on which you can talk about for your interviews. Because if you are not going to have projects in your CV, then interviewer won't have anything to ask about you from your CV. So he is going to give you problems from his side only. But if you are going to have some projects in your CV and you know about it, then you have a kind of plus point because you know the syllabus now. You know the projects you have done, you know what you have done, you know how it has been done, so you can answer them in a better way. So it kinds of puts you in a better position. And one more thing, like how many projects for I guess for internship, I would say two projects or three projects are great. And the level of projects, I would say you need not to think to make a very big or some kind of great or out of the world project. There are simple projects for Android, for web development, or if you are doing machine learning, you can simply make those. You do not need to worry about their depth or their width. Just make sure whatever you have done in that project, even if it's a small project, you know it thoroughly and you know the options of the tech stack that you have used and other functionalities that you have implemented. You should have the answer. Like if he asks me, there is some web development project. If he asks me like why I have used Django, why I haven't used a Node.js, or if I am using some front end technology like React, or why not Angular, or in those also if I am going to talk about some particular methods or some methodology, if I am using that, I should know why I have not used the alternatives also. So this was, I guess, about projects and coding now. And the next thing is, I would be like to tell about a bit how we are going to prepare for our core subjects. See, most of the times, what happens like people skip their core subjects like OS, DBMS, OOPS, but they are very important subjects, as Anubhav before me told that if you are going to give wrong answers, especially for OOPS, then it's going to create a really bad impression on the interviewer. Like you don't know the basics, and or you have focused only on data structures, you haven't done anything else. They are coming to hire computer engineer, not some problem solver of one kind only. So you need to have knowledge of every core subject that is there in computer science. But said that if you are from some other branch and you are sitting for internship, I would say like having a good knowledge of data structures plus oops is kind of okayish. uh, if you can justify like why I don't know much about OS or DBMS, it would work. But if you are for sitting for placement, I would suggest like prepare all the subjects thoroughly from computer networks, OS, DBMS, OOPS, and resources. I would like to list few resources for each of these subjects. Uh, for OOPS, there is a book called Balaguru Swami. I don't think anyone who has prepared for OOPS for interviews has referred some place else. Like it's kind of the best book, and it's very no detailed also at the same time. It's not very uh, bulky book, so it's has the right balance of detail and being light on the topics also. So that is a very good book. And for OS,
I would say Galvin. Uh, that is the best again. And for DBMS, Navathe, you can go for Navathe. Navathe is a good book, but Navathe covers a lot of depth of the topic. So you should be aware that how much you need to cover about the topics or not. And for computer networks, again, I would say you can prefer Tannenbaum. I guess these are the books that are there, and I would say like instead of going for some ready-made blogs that you can read in 1 hour, go through the books if you have, especially if you have the time, especially if you are from a COE, IT or SE or MC branch. Cause most of the time, what happens in blogs that they provide very abstracted overview of the things. Like they won't provide you any details. And what will happen in your interview is, suppose if someone asks something, then he's going to go in depth of those topics. So that won't be covered in any kind of blog. So books are really great for this, and also for OS or DBMS or for computer networks also. First, focus on the basics instead of going for some hi-fi things, how the virtual machine is working or how my database works, etc. First, focus on a very minute thing like what is paging, what is threads, like Anubhav told before me. Okay. I guess this was from my side. Just let me answer the few questions that I'm seeing. Abhinav, let's take the question later. Okay. 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 Nice one, Abhinav. Oh, okay. So the next point we are discussing about competitive versus DSL, right? I think Anil is here. He is good at competitive. He will tell us which is better and how to do it, right? So Anil, over to you, right? So hi guys, myself Anil Bansal and I am currently interning at Flipkart and I am a third year COE student. So guys, सबको लगता है यार कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो करता है वो काफ़ी अच्छा वो इजीली निकाल जाएगा सारे के सारे इंटरव्यूज टू सम एक्सटेंट यस बिकॉज देखो इस टाइम पे जो पहला राउंड होता है तुम्हारा कोडिंग राउंड का उसमें कभी भी डायरेक्ट मतलब मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते जो तुम लोग प्रैक्टिस करते हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके आते हैं एंड तो जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि यार वो देख सकते हैं कि यार ये इस क्वेश्चन का वेरिएशन है तो वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जल्दी एंड क्वेश्चन मान लो अगर 3 आ रहे हैं तुम्हारे कोडिंग राउंड में तो उसको सॉल्व अराउंड 80 to 90 बच्चे कर लेते हैं बट वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर मतलब पहले 20 मिनट या 30 मिनट में तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना वही लोग अगले राउंड के लिए जा पाते हैं तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें वो एज देता है ठीक है तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो साइट्स तो तुम्हें पता ही होंगे कोड शेफ थोड़ा कम प्रेफर करना बिकॉज उस पर लॉन्ग लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह को कम प्रेफर करना कोड फोर्सेस पे हर 2 या 3 दिन में एक कॉन्टेस्ट होता है वो तुम कर लो तुम्हारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड ऑल्सो इंटरव्यूज की अगर बात करें तो देखो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी सिर्फ तुम्हें आगे नहीं लेके जाएगी अब ऐसे एक क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें कि फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इन एन एरे अगर वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को स्टूडेंट को क्वेश्चन दोगे तो वो एक एक्स्ट्रा मैप वगैरह स्टोर करके उससे आंसर दे देगा बट जिस बंदे ने डीएस एल्गोरिथम या फिर ये एल्गोरिथम वगैरह पढ़ रखी होंगी उसी को एक टेक्निक आती होगी जो सिर्फ 2 वेरिएबल से क्वेश्चन कर सकती है सॉल्व तो तुम्हें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी करनी चाहिए तुम्हें डीएस एल्गो भी आनी चाहिए बिकॉज इंटरव्यूअर अगर तुमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको ओ ऑफ एन लॉग एन या एन स्क्वायर वाली अप्रोच नहीं चाहिए जो कि शायद तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स में चल जाए अगर उसका ओ ऑफ एन का तरीका एग्जिस्ट करता है तो उसको वही चाहिए राइट नाउ एक क्वेश्चन आया था कि डज कोड शेफ एंड दिस प्रोफाइल्स मैटर और नॉट सो गाइस देखो इंटरव्यू नहीं ध्यान देता तुम्हारी प्रोफाइल्स पे कि तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया और तो सम एक्सटेंट कुछ उसको फर्क पड़ता है कि हाँ इसका इस कंपटीशन में अच्छा रैंक आया बट इतना ज्यादा तुम्हें एज नहीं मिलेगा जो तुम उस इंटरव्यू में उसने जो क्वेश्चन दिया है तुमने अगर सॉल्व किया है किस तरह से किया है वो तुम्हारा ज्यादा मैटर करता है ठीक है एंड अगर तुम्हें नॉर्मल अगर एल्गोरिथम जैसे
प्रिपेयर वगैरह करनी है तो सबसे इंटरव्यू बेट से ज़्यादा प्रेफर मैं लीड कोड करूँगा, बिकॉज लीड कोड का क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है उसके पास, एंड उसका यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस, यूजर फ्रेंडली साइट है उसकी। और बात आती है जो लाइक जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो ज़्यादा पूछना प्रेफर करते हैं, लाइक कंपनीज हो गई ऊबर या फिर फेसबुक या गूगल, गूगल जो आती है गूगल या ऊबर। ऊबर में देखा जाए तो एक क्वेश्चन मैं अपने जैसे इसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, उसमें मैंने एक ऊबर का क्वेश्चन लिया है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा उस चीज से कि ऊबर में भी इतनी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाती। अगर तुम कोड फोर्सेस कर रहे हो तो जनरली वो सी या फिर डी लेवल तक ही रहते हैं मैक्सिमम। Anil, can you repeat again last two sentences because I think your voice was disturbed according to the chat. सो जैसे जो कंपनीज हाई हाई लेवल पूछती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक द उबर एंड गूगल कंपनीज, लाइक सो वो भी ज्यादा डिव टू सी या डी तक मैक्सिमम जाती हैं, उससे ऊपर वो भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम कर पाओ। बैक कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंड मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम साइड से पूछ जाते हैं वो ग्राफ्स एंड डीपी बेस्ड होते हैं। एंड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन के एग्जांपल चाहिए तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके बाद, उसमें मैंने गूगल का क्वेश्चन लिया तो वहां पे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Okay, Anil, let's take the question later, right? At the end of the session, right? Hello, am I audible? हाँ हाँ चलो चलो। Basically यहाँ पे raining हो रहा है तो it may be possible कि voice disturbance हो, okay? So मेरे भी यहीं पे ये बारिश हो रही है। अबे दिल्ली में भी बैंगलोर में भी, right? Okay, so let's take on the second part, okay? तो the next thing is कि भैया अब 2 महीने बचे हुए हैं, मेरे पास रोज क्वेरी आता है अराउंड 5 or 6 people कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, 2 महीने के अंदर मुझे क्या करना चाहिए कि आई कैन गेट अ इंटर्नशिप, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स, राइट? कि आपको डीएसएल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको ओएस डीबीएमएस कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ऊप्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? ओके, लेट्स कम टू द डीएसएल को। ओके, तो जब भी देखो यार कोई इंटरव्यूअर कंपनी में आता है, वो कॉलेज में आता है इंटरव्यू लेने, तो ऑब्वियसली यार वो जो इंटरव्यूअर है वो करीब 2 या 3 साल पहले कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह छोड़ चुका है, राइट? उसको इतना आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली सेगमेंटरी क्या होता है, फ्रेगमेंटरी क्या होता है। ओके, तो वो क्या होता है कि मान लो एक इंटरव्यूअर आया, ओके, तो लेट्स से उसके पास 100% ऑफ क्वेश्चंस है, लेट्स से 10 क्वेश्चंस है, ओके, उसके अंदर जरूर 6 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, और जो बाकी 4 क्वेश्चन होंगे वो अपना बना के लाया होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो 10 के 10 क्वेश्चन होंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, राइट? तो अराउंड 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, तो जो 40% ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट द मतलब कि न्यू क्वेश्चंस। ओके, तो जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो यू नीड टू सॉल्व ऑल द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, राइट? ताकि आप वो 60% के अंदर बिल्कुल गलती ना करो, एंड बाकी जो 40% है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी आप उनको सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो अगर आपके पास 2 महीने हैं तो मैं आपको बोलूंगा, लाइक बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया गीक्स पे जाना चाहिए, इंटरव्यू बिट पे जाना चाहिए, या फिर लीड कोड पे जाना चाहिए। आई थिंक दीज आर द मेन साइट्स। एनी अदर साइट? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों की, भैया अगर मैं गीक्स पे गया, गीक्स के ऊपर एरे के ही 1000 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन करने के अंदर तो मुझे 2 महीने ही लग जाएंगे, तो मैं एरे से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, राइट? ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो कैसे करना चाहिए, राइट? तो उसके लिए जो ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इट इज कम्प्लीटली ट्रू फॉर ऑल, that's why we have so many different type of admins here. I will tell you about my approach. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सक्सीड होने का सिर्फ एक ही पाथ है, इसी पे चलोगे तो यू विल गेट सक्सीड, ऐसा नहीं है। ओके, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? सो इंटरव्यू बिट के ऊपर अराउंड 250 to 300 क्वेश्चंस है, राइट? सो 250 to 300 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, राइट? क्योंकि जो वो 250 to 300 क्वेश्चंस है दे आर ऑल द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। आप जब अमेजोन का इंटरव्यू दोगे, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दोगे, गोल्डमैन का इंटरव्यू दोगे, फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू दोगे, तो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंटरव्यू बिट। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, राइट?
तो जब भी आप इंटरव्यू बिट सॉल्व करो, इट इज अ बिग थिंग कि आप उसको पूरा सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि 250 क्वेश्चन मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नाउ आई एम अ गुड कोडर, ऐसा नहीं है। जो आपने 50 क्वेश्चन नहीं किए हैं ना, अगर वो इंटरव्यू में आ गए आप तब भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो अगर आपसे 50 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, फर्स्ट सी द सॉल्यूशन, देन सॉल्व द क्वेश्चन, नोट देम ऑन द नोटबुक, और जब आपका इंटरव्यूज के पास वापस इंटरव्यू का टाइम हो जाएगा या फिर इंटर्नशिप से पहले 5-6 दिन होंगे, देन रिवाइज ऑल दोस क्वेश्चंस और उसके बाद उनको दोबारा सॉल्व करो, राइट? तो इस तरह आपके जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू बिट पे जाते हो तो उसके अंदर 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो काफी बेकार हैं। लाइक उसके अंदर जो ट्री का टॉपिक दिया हुआ है प्लस जो उसके अंदर ग्राफ दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड बहुत बेकार है, राइट? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, गिग्स पे जाओ, जो आपके ग्राफ वाला टॉपिक होगा या फिर जो ट्री वाला टॉपिक होगा उसके स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, राइट? तो जब आप ये 2 चीजें कर लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स वाला सेट कंप्लीट हो जाता है। दैट इज द 60% ऑफ द क्वेश्चंस। अब बात आती है कि भैया मुझे 40% ऑफ क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, राइट? तो 40% ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए दीज आर द आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चन, या फिर जिसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जो आपने क्वेश्चंस पहले नहीं देखे होंगे, राइट? तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो अनुभव भैया आपकी शायद वॉइस ब्रेक हो गई थी उस टाइम। ओके सो हेलो अनुभव भैया। Firstly, let me tell you how was the internship procedure. Uh, so Tower Research was about the first company that came to our campus. Uh, it was open to like EE, ECE, CSIT, and MC. People applied, but what they did was they shortlisted only CSE students with 9+ CGPA. After that, there was a test, coding test on HackerRank. There were 2 DBMS questions, two. Uh, After this, there were around 50 students sitting in this round. After this round, 10 students were shortlisted. Uh, अच्छा ओके ठीक। सो मैं कहा था लाइक मैं हाँ स्टार्ट कर देता हूँ फिर से करता हूँ। सबसे पहले लाइक टावर्स ने 9+ CGPA के ऊपर और CSE डिपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने को शॉर्टलिस्ट करी। तो उन्होंने 50 बच्चे शॉर्टलिस्ट करे अराउंड 50 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए। फिर उनका हैकर रैंक पे एक टेस्ट हुआ था जिसके अंदर 2 DBMS से क्वेश्चन दिए गए थे, 2 नॉर्मल क्वेश्चन DSLO के थे एंड 4 या 5 क्वेश्चन थे OS DBMS के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन MCQs। इस राउंड के बाद लाइक ऑनलाइन कोडिंग राउंड के बाद 10 बच्चों को उन्होंने फाइनली और शॉर्टलिस्ट करा था, जिनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यूज जो हुए थे सारे के सारे स्काइप के ऊपर हुए थे। सबके इंटरव्यू फर्स्ट राउंड हुआ था, सबका टेक्निकल राउंड था। इट वाज अबाउट 1 hour फॉर एवरीवन। In interview first, they normally ask you about yourself, like tell me about yourself, what projects you have done. Normal discussion followed about the projects, how I did what I did, uh, what are the alternatives for the things that I have done. It was like around 30 minutes. After that, a simple question, 2 simple questions were asked, like you are given a log file. How are you going to find different kinds of error in that log file? And second question was a simple question,
like find the target sum. Uh, you are given a target sum and you need to use two integers. You need to find the two integers from an array that sum to that target sum. So this was a very simple question, but in this question, what he did was after like I provided him the solutions like n square, log n, and O(n) approach, he asked me what would happen if like I increase the size of array to be so big that it does not fit into my memory in one go. So like there is a concept of external sorting. Basically, he was asking about that. So we discussed a bit about that. After this was done, few questions on OS were followed. He asked me about computer networks, but as after second year we haven't done computer networks. So I told him that I don't know computer networks as we haven't covered it yet. So he was absolutely fine with it. He moved on. He asked me some questions of OS and then some questions of DBMS, and that was my first round. Then after this round, second round was followed by some senior person. He basically asked me. Basically, most of the questions were from OS, DBMS, OOPS. Basically, he asked from these types of questions only. Few questions were on from project also, like if you did this, why you did this, why not this. Again, same kind of questions like from the first round. After this round, a 15-minute call from the HR was scheduled. In that HR round, what she was basically making sure, like Anubhav told me for me, like how is your attitude? That is the must. And second thing, would you be staying in the company if they provide you internship offers? So after like whole process, like three students were finally selected. This was about my whole interview that I had. So I Thank you, guess I am done. Abhinav. Anuma, we are here now. Yeah. Sorry guys for the network problem. Okay. So you were sharing about your experience, right? Hello. Am I Yes, Yes, audible? Abhi. yes. Yes, Yeah. Abhi. Okay. Let's complete this part. Then we will go again ki how to prepare, right? First of all, complete this part. Mayank, are you there? Yeah. Hi. Yeah. So now Mayank will tell you about his experience, and he is very good at open source. So he will tell you about what is the benefit of it, and the people who are currently doing the open source, how can they it will help in the interviews, right? So Mayank, over to you. Here. Yeah. Hi. This side. I'm a fourth year IT student, and I will be joining LinkedIn as a full-time software engineer. So I will be talking about one of my interview experience, not of LinkedIn. So this was of coordination. So yeah. So basically, the coordination at the off campus. So the coordination came off campus. So there was a test. So there was like four questions in the test. So we all set for it. From in this four question, there was one easy question and around two medium question, and the last one was hard question. So I did around I did two medium fully, एंड मैंने एक फिर द इजी क्वेश्चन था वो मैंने आधा किया था क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज हार्ड जो कि मुझसे पार्शियली हुआ था सो मैंने दो क्वेश्चन पूरे और दो पार्शियली दिए थे एंड सो आफ्टर like 7 days I was called for the first interview. So जो फर्स्ट इंटरव्यू था कोऑर्डिनेशन का दैट वाज क्वाइट इजी तो उसमें क्या था 15 मिनट्स का एक राउंड था अराउंड 15-20 मिनट्स का तो उसमें दे जस्ट आस्क्ड मी अबाउट माय रिज्यूमे एंड रिज्यूमे पे जो प्रोजेक्ट्स थे एंड व्हाट इंटर्नशिप आई हैड डन उस पे इंटर्नशिप में मैंने क्या काम किया था और उस पे सारे क्वेश्चंस थे और मेरे प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चंस थे तो फर्स्ट राउंड में ज्यादा कुछ नहीं था फिर देन जो सेकंड राउंड था दैट वाज अराउंड 45 मिनट्स का राउंड था उसमें they asked me two questions. One was on the binary tree and the second was on a DP. So जो DP का काफी अच्छा क्वेश्चन था वो इट वाज बेस्ड ऑन अ रेन ट्रैपिंग प्रॉब्लम जिसमें हम जो उसका मॉडिफाइड वर्जन था जिसमें हम घर को डिलीट कर सकते थे लाइक देयर रेन ट्रैपिंग प्रॉब्लम वी हैव दिस बिल्डिंग्स
तो उसमें बिल्डिंग्स हम हटा भी सकते थे, तो उसका मॉडिफाइड वर्जन था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था लाइक बाइनरी ट्री वाला, मैंने वो लाइक 10-12 मिनट में वो हो गया था। एंड उसके बाद ये जो सारा टाइम था सेकंड क्वेश्चन में गया था। तो पहले जो लाइक इट्स नॉट कि मुझे शुरू से ही वो आता था अप्रोच, तो आई आस्क्ड द इंटरव्यूअर काफी सारे हिंट के बाद आई वाज एबल टू सॉल्व दिस। सो आफ्टर दैट आई रिसीव्ड अ कॉल कि आई वाज प्रमोटेड टू द थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड भी सिर्फ ओनली कोडिंग राउंड था। इसमें लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ग्राफ, there was question on graph and there was a question on arrays, simple arrays. तो ग्राफ वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लाइक उसमें एक बॉटम अप से एंड टॉप बॉटम एंड लाइक सॉरी बॉटम लेफ्ट एंड सॉरी टॉप, लाइक एक दो स्नेक्स थे, हमें दो स्नेक्स को मीट करवाना था। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ऐसे, तो दो स्नेक्स को मीट करवाना था और उनके बीच में ऑब्स्टेकल्स थे। तो वो हमें जो मिनिमम पास से हमें मीट करवाना था उन ऑब्स्टेकल को हटाते हुए। तो दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस लीड कोड पे थे वो काफी सिमिलर था, लेकिन उसमें एक स्नेक प्रॉब्लम थी। इसमें इसका मॉडिफाइड वर्जन था कि टू स्नेक प्रॉब्लम। तो अगर किसी ने लीड कोड वाला क्वेश्चन किया हो सकता है तो उसको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे करना है। तो एक ये क्वेश्चन था और एक सिंपल एक एरे का क्वेश्चन था। तो यहाँ तक तो यहाँ पर थर्ड राउंड था। थर्ड राउंड में मैंने सिंपल एरे वाला क्वेश्चन हो गया था और इसकी अप्रोचेस डिस्कस करके ये स्नेक वाला प्रॉब्लम भी हो गया। देन व्हाट हैपेंड कि जो कोऑर्डिनेशन का यहाँ थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया। देन व्हाट हैपेंड कि जो फोर्थ राउंड होता है कोऑर्डिनेशन का, दैट वाज डिजाइन सिस्टम डिजाइनिंग। तो सिस्टम डिजाइनिंग मतलब आई हैव डन अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स एंड वो, लेकिन जो क्वेश्चन था वो इनका ऐसा था लाइक कि आपको एक रूबिक क्यूब दिया है, ठीक है, आपको रूबिक क्यूब को सॉल्व करना है, मतलब थ्रू द मशीन एंड इमेज प्रोसेसिंग। क्योंकि मैंने अपने जो रिज्यूमे में ना इमेज प्रोसेसिंग के काफी सारे प्रोजेक्ट्स लिख रखे थे, तो दे सेड कि कैसे करोगे। तो वो बहुत काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन था, ठीक है, और मैं उसमें काफी कंफ्यूज हो गया था कि कैसे करूंगा। तो मैंने उनको काफी सारी एल्गोरिथम बताई। लाइक फर्स्ट मैंने ए स्टार एल्गोरिथम बताई कि हम ग्रिड सर्च मतलब ग्रिड यूजिंग डिफरेंट ए स्टार एल्गोरिथम यूज करके हम मिनिमम पाथ निकाल सकते हैं और हम अपने गोल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, अपने इनिशियल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर इससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। देन ये आस्क्ड मी कि हम इसमें मतलब कि हमें पता कैसे लगा कि वो गोल स्टेट है। तो मैंने बोला अगर सारे साइड्स के अगर वो इक्वल हो जाएंगे, लाइक सारे साइड के कलर्स एकदम सिमिलर हो जाएंगे, तो वी विल नो कि अगर गोल स्टेट है। तो देन ये आस्क कि कंप्यूटर कैसे बताएंगे कि सारी साइड्स के जो कलर है वो सेम है। तो देन आई सेड कि वी कैन से दैट रेड कलर है तो उसका पिक्सल जो होगा विल बी सेम, लाइक ऑल द पिक्सेल्स ऑन दैट साइड ऑफ द क्यूब विल बी द सेम। तो ऐसे वो काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन था और वो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था बिल्कुल भी। तो देन आई वाज रिजेक्टेड ऑन दैट पार्ट। तो कोऑर्डिनेशन का आखिरी राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो मेरा इससे ये था कि लाइक कोडिंग राउंड इतने मुश्किल नहीं थे कोऑर्डिनेशन के, इस लाइक की कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे क्वेश्चन पूछती है, तो हाँ लेवल अच्छा था। लेकिन इट्स नॉट राइट कि तुम कर नहीं सकते उसको, कोऑर्डिनेशन के इंटरव्यूज तुम मतलब निकाल सकते हो, लेकिन जो लास्ट पे है कि उनके जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं लाइक सिस्टम डिजाइनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि कभी कभी लाइक जो मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस पढ़े थे उनमें उन्होंने कहा था कि मैसेजिंग सिस्टम डिजाइन करना, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे थे, लेकिन स्टिल वो उन्होंने ऐसा लाइक क्वेश्चन पूछ लिया जो कि मुझे नहीं आता था। या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे सिस्टम डिजाइन पे जो हमें नहीं आते, लेकिन हमें ऑन द स्पॉट ही सोचना पड़ता है। तो इसका एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि सिस्टम डिजाइन आना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनियां स्पेसिफिकली सिस्टम डिजाइन पूछती हैं। और जैसे डीशॉ में भी काफी लोग सिस्टम डिजाइन पे ध्यान देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस तुम जीएफजी पर देख सकते हो कि उसमें सिस्टम डिजाइन पूछा है या नहीं पूछा। अगर पूछा है तो वेल प्रिपेयर्ड विद द सिस्टम डिजाइन। ओके, तो कोई सिस्टम डिजाइन पे जिसने क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि सिस्टम डिजाइन जरूरी है पर हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गूगल के इंटरव्यू दे रहे हो तो गूगल के इंटरव्यू में 2 ही राउंड होते हैं 45 मिनट्स के, तो उसमें कोई सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मोस्टली कोडिंग ही पूछते हैं और ऊप्स डीबीएमएस भी नहीं पूछते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी कि आपको सिस्टम डिजाइन करना है या फिर नहीं करना है। सो आई थिंक सिस्टम डिजाइन पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अनुभव, आर देयर? Yeah. Okay. So is it done or you are saying something? Yeah. Okay. So now, Anil, are you there? Yes, sir. Yeah, any source for system design? There was Gaurav Sen. There's a playlist for Gaurav Sen. There's a lot of videos on YouTube. Gaurav Sen करके. So उसमें सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस हैं, जैसे लाइक स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग और सर्वर और एपीआई कॉलिंग और इन सब पे, तो वो सब पढ़ सकते हो।
What is system design equivalent for second years? Okay, Mel, I think we will take these questions later. Okay. yeah, we will take all the questions later. Yeah, Anil, are you there? Yeah, yes, Anmol. Yeah, over to you, man. सो मैं अपने फ्लिपकार्ट एंड ऊबर दोनों का इंटरव्यू शेयर कर देता हूँ आपके साथ. सो फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू सबसे पहले तो कोडिंग राउंड था. उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे एंड बेसिक सिंपल थे. केएमपी एल्गोरिथम पे क्वेश्चंस था, एक डीपी का क्वेश्चन था एंड एक मैथ्स का क्वेश्चन था, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था. सो दे वर फेयरली इजी एंड कंस्ट्रेंट्स भी काफी कुछ ज़्यादा टाइट नहीं थे. And first round was a simple diameter of the tree, diameter of the graph question, diameter of the tree question, and simple arrays question. So first round was quite easy for Flipkart. In the second round, there was one standard problem which I remember. It was that you have an array of numbers and you have to sort them in such a way that the resulting array after concatenating has the highest number. Like for example, if you have an array 58 and 60, so if you sort in the regular manner, the final number will be 5860. But if you sort in the reverse order, 60 and 58, the number is 6058, which is larger than 5860. So you have to sort them in an order because that the resulting number is the highest after concatenation. And my third round was HR round. Now coming to the Uber. In Uber, my first round there was a coding round which has 3 medium level questions. So I cleared it, and in the first round of the interviews, it was a standard problem which where I have 2 cross n blackboard, and I have to color the blackboard in a way such that no two adjacent sides have the same color. So it's a pretty standard question. So it's a pretty standard question which you can see on interview and report. So the one question which was very new to me in Uber was that you have a Y-shaped linked list which is infinite. So in general, which we have often seen is you have to find the intersection point of y-shaped linked list in which the length of the linked list is finite. But here the question was that you have a y-shaped linked list and the length of the linked list is infinite, and you have to find the intersection point, right? So in this question, this was a very good question actually. So if you want to give a try, I can give you 1 or 2 minutes. Anil, go ahead. Okay, so basically the question was based on the fact that when we move ahead, when we move ahead, the pointer, we have to set the pointer to the null. Like we have the head pointer, हमारा शुरू का भी head pointer पे है. अब जब हम next पे चले गए, तो हम पीछे वाले का जो next pointer है उसको null set कर देंगे, ताकि जब एक बार हम उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्रॉस कर गए, तो जब हम दूसरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, तो उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट से. तो we will stop at the intersection point. This is how we can find the intersection point of the linked list. And uh, in my Uber interview, the last round was, for some people there was an HR round, and for some people was a system design round. So I was unlucky. I got the system design round, and in the system design round, I got a question like you have to design the top feed in the Twitter, like you see the top hashtags that are trending in the Twitter. So I had to design that. So I gave him some options like a minimum priority queue, but he was not like उसको पसंद नहीं आए मेरे options, and I was rejected in the final round of the Uber. That's it. Yeah, nice one, Anil. Okay, yeah, good one. Okay, now we have the next one. Anil, how many rounds were held in the Uber? So there were 2 rounds and one system design round. And before that, there was a coding round, right? One coding round. Okay, okay. Sachin, are you there? Yes, yes. Yeah, go ahead, man. Okay, so I'm Sachin and I'm currently interning at Myntra, third year COE student. So I'll share my experience of Myntra interview. So first of all, we had an online coding round wherein we had 3 coding questions
and 2 to 3 MCQs. So there were around 6 to 7 questions in total, and the level of questions was medium kind of. So that was not like there were standard questions of DSL only, and the MCQs were based on OS and DBMS, standard 2 3 MCQs. And then they shortlisted around 13 students from the coding round, and we had 2 interviews. So interviews were long because we had only 2 interviews. So they were around 1 hour each interview. So in the first interview, they asked coding related questions, DSLO based questions only. Like their focus was more on data structures like BST, heaps, and this kind of thing, hashing. So my first question was merge two BSTs, and he wanted me to try out all the different approaches. So like one case could be to have the in order traversal, and then it is reduced to merging two sorted arrays question. So like this, he wanted me to give him 2 3 different approaches, and after that, he had some simple question on heap. And after the question, he deep dived into heap, like how we can implement heap ourselves using all the different data structures. So he wanted me to implement heap using array, using maps, using priority queue, means all the linked list events. So he wanted me like all the different approaches through which I can implement that data structure. And he also gave hints in between, like whenever you get stuck. So it is very important to get the hints. Like I faced this problem in Microsoft, that the important point is that you need to share your views with the interviewer. Like in Microsoft, I was trying to solve the question, but I guess my mistake was that I didn't explore much with the interviewer. Like I did not share him what the path I was going through. I was simply trying to give him the best solution, which is not always correct. So even if you give naive solution at the first point, that is good, and interview would definitely encourage you to go to a more optimized solution after that. And once, like after first round of Mintra was clear, first interview of the Mintra was clear. From 13 students, they took 6 students for the second interview, and second interview was different for all the 6 students. Like some had only DSLO questions, and some had only project discussions. Mine was more of the kind HM round that Anubhav Bhaiya mentioned. So in my interview, he asked some points from my projects, like how I had implemented them and all. And then there was a system design question as well. He asked me to how we can make a search bar. So I had not practiced anything such. I was not aware of anything, but like he guided me how we can proceed. So I gave him approach that we can use something kind of map, and then improvising and taking hints from him, I came to a solution that we can use try and dynamic programming, and that is what he wanted at the end. Like we could create a search bar using try and dynamic programming. So that was all in the interview, and out of the 6 students, they took 3 at the end. Yeah, nice one, Sachin. Okay, now we have the last one. Monil, are you there? Yes, Bhaiya. Yeah, he is currently working as an intern in the Goldman, right? Yes. Yeah, can you share your experience here? So hi guys. So first of all, I'll like to tell you that I only did interview bit and Goldman. Interview bit and Geeks for Geeks for my preparation. But एक चीज जो मैंने notice करी थी was कि a lot of people do interview bit and they just think कि it is a pool of 300 questions और ये 300 questions करके I will be good to go. But ऐसा नहीं है. Like जो कंपनी में क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली द कोडिंग राउंड दे आर नॉट वेरी डायरेक्ट दो कॉन्सेप्ट्स वही सब होते हैं दे आर नॉट वेरी डायरेक्ट सो यू शुड आल्सो डू अ बिट ऑफ कंपैरेटिव कोडिंग एंड बीइंग सेड दिस आई विल लाइक टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस नाउ सो सबसे पहले तो जो गोल्डमैन के लिए कट ऑफ थी दैट वाज 8+ फॉर जीपीए तो ऑल द पीपल जिनकी जीपीए से ज्यादा थी दे वर अलाउड टू गिव द कोडिंग राउंड उसमें 3 coding questions थे and about 7 to 8 mixed MCQs थे and there were also 2 paragraphs about yourself तो 2 ऐसी केस स्टडीज टाइप की थी छोटी सी जिसमें तुम्हें अपने बारे में बताना था कि given this situation what would you do right so
इन कोडिंग राउंड्स में एक क्वेश्चन ट्राई का था, एक क्वेश्चन बेसिक डीपी का था एंड एक और बहुत मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। तो कोडिंग राउंड कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं था। एमसीक्यूज में हर सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस, ओएस, उप्स और बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह सब हुआ था। उसके बाद अबाउट 14-15 बच्चे वर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, राइट। सो नेक्स्ट राउंड में हाँ, गोल्डमैन सैक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम गोल्डमैन सैक्स के लिए बैठो तो पजल्स जरूर करके जाना, बिकॉज हर राउंड में 1-2 पजल्स पूछी थी। देयर आर टोटल 3 राउंड्स और उनमें से एक राउंड वाज मेनली फोकस ऑन पजल्स। बस एक बाइनरी सर्च का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, उसके अलावा देयर वर लाइक 7 to 8 पजल्स जो उन्होंने पूछी थी, राइट। सो अब जो कोडिंग राउंड का स्ट्रक्चर था, सॉरी जो इंटरव्यूज का स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि पहले राउंड में दे आस्क्ड 2 क्वेश्चंस जो कि ग्राफ्स के थे। नॉट ग्राफ्स में बहुत कुछ ज्यादा नहीं था, इट वाज अ लेंथी क्वेश्चन बट सिर्फ बीएफएस या डीएफएस ही करना था उसमें। तो द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक एक इनफाइनाइट ग्रिड है, उस ग्रिड में हर सेल पे 3 में से कोई एक कलर रखा हुआ है, आइदर ब्लू, रेड और ग्रीन, एंड हमें कोई भी एक सेल एट रैंडम पिक करना है एंड से उस सेल पे रेड रखा है तो उसके एडजेसेंट एंड उनके और एडजेसेंट, मतलब जो भी एक चेन बन रही होगी रेड, उस चेन में किसी को भी कोई भी एक कलर ब्लू या ग्रीन में से चेंज कर देना है एंड ये हमें इनफाइनाइट टाइम्स खेलनी है गेम। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट सिर्फ बीएफएस वगैरह करने से हो जाता। इसके बाद सेकेंड राउंड में उन्होंने डीपी क्वेश्चन पूछा, एक ड्रॉपिंग पजल मुझसे पूछी जो कि स्टैंडर्ड डीपी है, जो कि गीक्स फॉर गीक्स पे अवेलेबल ही है। अपार्ट फ्रॉम इट दे आस्क्ड मी कि ओके अगर तुम्हें एक Amazon का डिजाइन करना है, मतलब गिवन अ सिचुएशन कि यू आर अ Amazon पर्सन एंड तुम्हें सेलर्स के लिए ऐप बनानी है, तो उसमें हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स थे कि कौन सा सेलर का जो मतलब सेम ऑब्जेक्ट अगर 2 सेलर्स सेल कर रहे हैं तो कौन सा सेलर कौन से यूजर को पहले दिखेगा, कौन सा सेलर बाद में दिखेगा। उसमें वो कंस्ट्रेंट्स बढ़ाते गए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू डेट मॉडिफाइड, एंड दे आस्क्ड कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे या फिर कोई सेल्फ मेड डेटा स्ट्रक्चर जिससे तुम ये चीज अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सको, राइट। सो दैट्स इट। थर्ड राउंड में तो सिर्फ पजल्स एंड ऑल ही थे। वो सारी पजल्स भी इंटरव्यू बिट पे जो सारी पजल्स हैं वही थी, कुछ ज्यादा नई पजल नहीं थी, अगर कुछ था तो उन्हीं का स्लाइट मॉडिफिकेशन ही थी। So I think that's it for Goldman. Yeah, nicely explained, Monil. Can you share all the puzzles later after the session, right? Yeah, sure. Okay. Now coming back, am I audible? Yeah, am I audible? Yes. Yeah. Okay. तो हम बात करते हैं कि हमें अगर हमारे पास अब आखिरी के 2 महीने बचे हुए हैं तो हाउ शुड वी प्रिपेयर, राइट? दिस इज द मेन थिंग दैट पीपल आर आस्किंग फ्रॉम मी कि भैया 2 महीने बचे हैं, अब क्या करना चाहिए, कैसे बेस्ट करना चाहिए। तो आई डोंट नो कि जब मैं लास्ट टाइम बता रहा था तो मेरा वॉइस कहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो शुड आई रिपीट ऑल ऑफ देम और फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट? ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ओके, yeah, at least yes or no. Yeah, no, start from the beginning. Okay, sure. So basically क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो मतलब कि जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यूअर होता है he is expert in that DSLO and all, because he already left all the things away behind because when he was in the college, so तब उसका मोर फोकस होता है। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हो तो you have to think about different aspect, right? So interviewer इतना enhance नहीं होता है proper DSLO के लिए, तो there is some set of questions like 60% of the questions are the standard questions and rest of them are the improvised question, right? So अगर आपको करना चाहते हो तो 2 महीने के अंदर क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप इंटरव्यू बिट को पूरा सॉल्व करो जिसके अंदर 250 to 300 क्वेश्चंस है एंड इट विल टेक अराउंड 25 to 30 डेज, राइट? तो 25 या 30 डेज के अंदर आप इंटरव्यू बिट को फिनिश कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू बिट के अंदर जो ऑल द क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। आप जब भी किसी इंटरव्यू में बैठोगे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon या फिर बाकी कंपनीज के, तो यू विल सी कि ऑल द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, जस्ट अ स्मॉल मॉडिफिकेशन, राइट? तो अगर आपने वो क्वेश्चंस पहले किए होंगे तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एट दैट टाइम, राइट? उसके बाद क्या होता है कि
जब आप किसी कंपनी में बैठते हो तो 60% ऑफ द क्वेश्चंस तो इस तरह सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरव्यू बेटा है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स इनका लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरव्यू के अलावा आप गीक फॉर गीक्स पे जाओ, ट्रीज और ग्राफ्स के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो 2 things आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द इंटरव्यू, देन take the topics like graph and trees from the Geeks for Geeks and solve around 50 questions. Okay, तो इसके बाद you will be able to solve 60% of the questions, right? अब बात करते हैं कि बाकी के 40% को कैसे सॉल्व करना है, राइट? तो 40% को सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट? तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते रहो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग चैलेंजेस देते हो कोडशेफ पे तो इट वुड बी अराउंड 10 days, राइट? तो 10 days अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे लॉन्ग चैलेंज दो, शॉर्ट चैलेंज दो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक साइड पकड़ो, लेट्स से कोड फोर्सेस। ओके, तो कोड फोर्सेस के अंदर जो आपका डिव 2 का ए बी और सी लेवल होता है, तो दे आर जनरली आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, कोड फोर्सेस पे लगातार कॉन्टेस्ट दो, शॉर्ट कॉन्टेस्ट, ओनली ए बी और सी सॉल्व करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि डी पे इन्वेस्ट करो टाइम, ई पे इन्वेस्ट करो। ओके, सिर्फ ए बी या सी पे फोकस करो, राइट? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर कॉन्टेस्ट दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट? क्योंकि पहले आप सॉल्व करते हो, अगर नहीं होता है तो आपको सोल्यूशन देखना पड़ता है, फिर देन यू री इम्प्लीमेंट इट, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे डेली नहीं हो पा रहा है कॉन्टेस्ट, तो यू कैन गिव द ऑल्टरनेट कॉन्टेस्ट, राइट? आज मैंने कॉन्टेस्ट दिया क्योंकि शायद कोड फोर्सेस पे 2 या 3 days के बाद कॉन्टेस्ट होता है। ओके, तो आप 2 वीक्स के अंदर 3 कॉन्टेस्ट दे सकते हो, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोड फोर्सेस पे लगातार कॉन्टेस्ट दो और ए बी और सी सॉल्व करो, राइट? तो इसके साथ आपके 40% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इज इट इनफ और नॉट, राइट? क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, आपने अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्व किया है, राइट? आपने कंपनी का पर्सपेक्टिव नहीं जाना कि कंपनी क्या चाहती है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स पे कंपनी वाइज क्वेश्चन ओपन करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि Amazon ओपन करो, क्योंकि Amazon पे अराउंड 1000+ क्वेश्चंस होंगे। तो आप एक ऐसी कंपनी टारगेट करो जहां पे 100 के करीब क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो 100 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी क्या पूछती है। करेक्ट? एम आई ऑडिबल? Because I'm not sure whether my voice is yes, sir. Yes, sir. yeah, so it is very important कि आप ये ध्यान रखो कि कंपनी का पर्सपेक्टिव जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो आप ध्यान रखो कि कंपनी क्या जानना चाहती है। तो इंटरव्यू बिट प्लस गीक फॉर गीक्स के ऐसे टॉपिक जो इंटरव्यू बिट पे अच्छे नहीं है, उसके 50 क्वेश्चंस प्लस एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर गीक फॉर गीक्स पे मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करो। तो इससे 60% ऑफ द क्वेश्चंस कवर्ड, प्लस कॉम्पिटिटिव कोडिंग के जो कॉन्टेस्ट है वो ऑर्डिनेट देते रहो, राइट? आई थिंक आई एम क्लियर हियर अबाउट द कोडिंग नाउ, राइट? अब बात करते हैं कि आपके ओएस डीबीएमएस या फिर ऊप्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके अंदर मैं चीजों को दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, एक है इंटर्नशिप और एक है प्लेसमेंट। ओके, पहले कोडिंग राउंड की बात करते हैं फॉर द इंटर्नशिप। जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो आपका कोडिंग राउंड इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, लेकिन जब आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, जो आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे, मतलब कि अगर आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो, अगर आपसे 2 एरे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक डीबी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहीं पे अगर आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपको एक एरे और 2 डीबी पूछा जाएगा। ओके, तो लेवल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द इंटर्नशिप टू द प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना कि इट इज मोर इजी टू ग्रैब द इंटर्नशिप बिकॉज लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर मच इजियर, बट द पॉइंट इज कि उस लेवल इंटर्नशिप के वक्त आप इतने प्रिपेयर नहीं होते हो, राइट? तो ट्राई टू ग्रैब द इंटर्नशिप एज सुन एज पॉसिबल। अब बात करते हैं कि ओएस डीबीएमएस और ऊप्स को कैसे तैयार करना है, राइट? बुक्स के लिए आई थिंक अभिनव है ऑलरेडी शेयर्ड अबाउट द बुक्स की कौन से बुक से प्रिपेयर करना है। वो बुक्स तो रीड करनी ही करनी है, राइट? आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बुक्स प्रिपेयर करो तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मुझे पता है एनकैप्सुलेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इन चीजों पे ध्यान दो तो इनकी परफेक्ट डेफिनेशन आपको सही से आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, उसकी परफेक्ट डेफिनेशन, राइट? जब भी आप अपने इंटरव्यू को प्रेजेंट करते हो तो यू शुड गिव द परफेक्ट डेफिनेशन। अगर आप ओएस की बात कर रहे हो, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, यू शुड हैव द प्रॉपर डेफिनेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूटे फूटे वर्ड या फिर इस तरह प्रेजेंट कर रहे हो कि आपके कंसेप्ट वीक लगे, राइट? आप एक एग्जाम्पल जरूर ऐसा दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप बुक्स के अंदर कैसा एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपको रियल वर्ल्ड से जोड़े, राइट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इस चीज को हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में ब्रेक करते हैं। जब आप इंटर्नशिप पे करते हो तो
अराउंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होते हो कॉलेज में, जबकि आप जब प्लेसमेंट के लिए बैठते हो तो आप 3 ईयर एक्सपीरियंस होते हो। जब आप इंटर्नशिप के लिए बैठते हो तो क्या होता है कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ओएस, ऊप्स, डीबीएमएस एंड द नेटवर्किंग, ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा कॉलेज में सेकंड ईयर तक ये चारों सब्जेक्ट पढ़ लेता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप के वक्त अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 और 2 सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो, बिकॉज यू कैन से कि सर मेरे में अब तक डीबीएमएस नहीं पढ़ाया गया है, तो क्या आप मुझसे ओएस या ऊप्स पूछ सकते हो क्या? लेकिन जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो यू हैव नो चॉइस, यू शुड नो ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? तो ध्यान रखना कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऊप्स, ओएस और डीबीएमएस थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, ऐसा मत करना, इससे बेटर है 2 सब्जेक्ट अच्छी तरह करना। आई थिंक आई एम क्लियर हियर, राइट? यस और नो प्लीज। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक कि जब भी आप ओएस और ऊप्स के बारे में बात करो तो आप अच्छी डेफिनेशन दो और साथ के साथ योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर और गिव द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, राइट? सो इट इज समथिंग अबाउट थिंग। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट, बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया मैंने मशीन लर्निंग फर्स्ट ईयर में कर ली थी, मैंने वेब भी फर्स्ट ईयर में कर ली थी, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया था, फिर मैंने सेकंड ईयर के अंदर कोडिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ कि मेरे को वो जो मशीन लर्निंग मैंने करी थी वो मैं भूल चुका हूँ, राइट? अब मैं क्या करूं? अगर मैंने पूरा मशीन लर्निंग दोबारा रिवाइज किया तो करीब मेरे तो 2 महीने मशीन लर्निंग रिवाइज करने में लग जाएंगे, राइट? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने उसके अंदर रिज्यूमे के अंदर मशीन लर्निंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको पूरा मशीन लर्निंग आना चाहिए। आपको उतना मशीन लर्निंग आना चाहिए जितना आपने प्रोजेक्ट में यूज किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज आप जो प्रोजेक्ट लिख रहे हो अपने रेज्यूमे के अंदर, वो उसके लिए जितना मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट या फिर जितना वेब डी या एंड्रॉइड इंपॉर्टेंट है उतना आपको सही से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कि एडेप्टर क्या होता है या फिर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, आप ये ना बता पाओ अगर आपने उसको यूज किया, राइट? तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आना चाहिए, एंड्रॉइड पूरा आना चाहिए, ग्रेडल क्या होता है, मेवन क्या होता है, ओके? ऐसा नहीं है, आपको उतना आना चाहिए जितना आपने यूज किया है, ओके? आपके टाइम से अलग है, ओके, आई विल चेक अबाउट इट, ओके? भैया हमारे शायद करिकुलम आपसे टाइम से अलग है, हमारे में नेटवर्किंग नहीं करवाया, सीओए है। आई नो सीओए भी होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बट ये हर एक कंपनी नहीं पूछती है, एडोबी कभी कभार पूछती है, इट इज डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर, ओके? सो इट इज समथिंग लाइक कि जब आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाओगे तो आपको नेटवर्किंग पढ़ा दी जाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो से टॉपिक्स आपको नहीं करवाए गए हैं वो आप स्किप कर सकते हो, राइट? अब बात करते हैं कि आप जब भी किसी कंपनी में जाओ तो उससे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट काम क्या करती है। अगर आप आरसीजीएम में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीजीएम क्या काम करती है, ओके? कई बार क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछता है कि हाउ कैन यू बी अ गुड एसेट फॉर अस, राइट? तो इन सब के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज अबाउट द कंपनी यू शुड हैव, ओके? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोल यू विल बी गेट एंड what type of work you will get. So you can tell him कि I am good at these things. I think I can collaborate with these things more. Okay. So whenever you are applying for a company, so be prepared about it. I think I am clear here. जब भी आपके कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो उससे पहले आपकी पीपीटी की प्रेजेंटेशन होती है, राइट? तो ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, या सीधा कोडिंग राउंड में बैठूंगा, पीपीटी को मैं मिस कर देता हूँ, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात कर लेता हूँ, क्या करूंगा, पीपीटी में बैठ के टाइम वेस्ट है। तो ऐसा नहीं होता है, पीपीटी को ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो पीपीटी आपके इंटरव्यू में बहुत काम आ जाती है। आपको पीपीटी के अंदर कंपनी के कुछ ऐसे नॉर्म्स के बारे में पता चलता है जो आप एचआर राउंड या फिर एचएम राउंड में यूज कर सकते हो, ओके? मतलब कि जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट की पीपीटी में बहुत बार ये लिखा होता है कि कस्टमर फर्स्ट, हमें हमारे लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है यू कैन यूज इन द एचआर राउंड, राइट? सो व्हेनेवर यू आर सिटिंग, क्योंकि अगर आप यार 1 घंटा पीपीटी देख रहे हो तो ध्यान से सुन ही लो, मतलब कि वहां पे जाके बकचोदी करने का क्या फायदा है, राइट? तो अगर तुम 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हैव सम फोकस, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है, राइट? एक बार एक कंपनी निकल गई तो नहीं आएगी, राइट? I think I am clear here about the coding rounds, okay? Now I think next thing is the resume building by the Mayank. Are you there, Mayank? Am I audible? Hello, am I audible? Yeah. Yeah, Mayank. Go ahead with the resume building, right? Yeah. So I would share my screen. So, can you see my screen? All of you? Yeah, it is visible. Yes, sir. Now it is Okay. So basically,
बेसिकली मैंने डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट प्रोफाइल्स के अलग रिज्यूमे बना रखे हैं. तो आई विल शेयर वन ऑफ माय रिज्यूमे जो कि इसमें दिस इज वन ऑफ द रिज्यूमे जो मैंने ओवरलीफ पे बनाया है. इट इज़ अ लेटेक्स फॉर्मेट और ये डीडी अगर रिज्यूमे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा. तो अगर जो भी सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जिन्होंने पहले बना रखा है और जो अब कंपनीज के लिए बना रहे हैं, तो आई विल प्रेफर ये करो कि तुम नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है कॉलेज का उस पे मत बनाओ क्योंकि बहुत गंदा लगता है. तो प्रेफर करो कि तुम ओवरलीफ पे या फिर जो फॉर्मेट्स अवेलेबल है जैसे डीडी रेज्यूमे तो उन पे बनाओ. इस पे जो तुम्हारी जो फॉर्मेटिंग होती है बहुत अच्छी आती है. ठीक है. तो ये रिज्यूमे तुम्हें मिल जाएगा. तुम इस पे अपने अपने एडिट कर सकते हो. तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि रिज्यूमे में तुम्हें लिखनी है इस कि तुम्हें अपनी जो लिंक्स हैं वो सबसे पहले टॉप पे मेंशन करनी है. ठीक है. और बहुत लोगों का मैंने देखा है कि उनके जो लिंक्स के होते हैं वो उनके जो यूजर नेम होते हैं वो सब में डिफरेंट होते हैं. किसी में कूल डूड लिख रखा है, किसी ने कुछ और लिख रखा है, किसी ने हैकर रैंक पे कुछ और लिखा है. तो एक बार ट्राई करो कि यूनिफॉर्मिटी हो. मान लो जो तुम्हारा गिटहब पे यूजर नेम है वही तुम्हारा लिंक्डइन पे हो और वही तुम्हारा ट्विटर पे हो या फिर अलग जो साइट्स पे हो. एक यूनिफॉर्मिटी रहती है तो कोई भी अगर तुम्हारा सर्च कर रहा है गूगल पे तो उसे एक साथ सारी लिंक मिल जाएंगी. तो ट्राई करो. अगर तुम चेंज कर सकते हो तो कर दो. अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो कि यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है. दूसरा ये है कि ये 2 कॉलम रिज्यूम है. अगर मान लो तुम्हारे पास कंटेंट कम है, मान लो तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर कंटेंट कम है तो आप ये करो कि फिर तुम उस पे 1 कॉलम रिज्यूमे पे जाओ, जो कि मैं शो करूँगा नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें. तो 2 कॉलम रिज्यूमे मत बनाओ. अगर तुम्हारे पास कंटेंट ज़्यादा है तभी 2 कॉलम के ले जाओ. ठीक है. तो वन ऑफ द थिंग्स तुम्हारे जो मेन पॉइंटर्स है वो कवर होने चाहिए, जो कि एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, अवार्ड्स एंड हॉनर्स, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है. और इसमें कई लोग जो ऐड करते हैं कि हॉबीज ऐड कर देते हैं या फिर डिक्लेरेशन ऐड कर देते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है. तो वो ऐड करने की कोई जरूरत है नहीं तुम्हें. इससे मेन पॉइंटर्स रखो. और अभी अगर तुम लोग इंटर्नशिप के लिए जैसे जा रहे हो या कंपनी के लिए तो अपना स्कूल कई लोग मेंशन नहीं करते हैं. लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना स्कूल मेंशन कर भी सकते हो या फिर नहीं करो. वो तुम पर डिपेंड करता है. लेकिन तुम्हारे कॉलेज के मार्क्स जो है वो तुम्हें वहाँ पर शो करने ही करने हैं. ठीक है. और दूसरा है कि तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बतानी है. इंटर्नशिप जो कि थर्ड ईयर में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम अपना कोई भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो. सेकंड ईयर इंटर्नशिप का लिख सकते हो या फिर तुमने कुछ ऑनलाइन किया हो. या फिर अगर नहीं है तो फिर उसको ब्लैंक मत छोड़ो. मतलब एटलीस्ट 1 एक्सपीरियंस अगर तुम इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हो तो होना चाहिए. मतलब किसी ने सेकंड ईयर में किया हो कुछ भी या फर्स्ट ईयर में, तो ताकि तुम उसके बारे में बता सको कि तुमने एक्चुअली उसमें किया क्या है. नेक्स्ट जो पार्ट है तुम्हारा स्किल्स का पार्ट है. स्किल्स में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक चीज एक ही उसमें लिख देते हैं सारी स्किल्स. लाइक मैंने देखा है कि वो सी और सी प्लस प्लस को वो करके लिखते हैं C/C++. तो ऐसा मत करो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों अलग हैं और कुछ लोग C/C लिखो. ऐसे मत लिखो. अगर तुम्हें सी प्लस प्लस ही कहे तो सी प्लस प्लस लिखो. और मान लो तुमने कोई लैंग्वेज कर रखी है जिसमें तुम बिगिनर हो तो उसके साइड में लिख दो कि तुम बिगिनर हो. लाइक इस डोंट ट्राई कि हाँ मतलब अगर कि ऐसे मतलब कि उससे क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें पूछ ले रहा है तो तुम उस पर डिफेंड कर सकते हो कि मैंने ये बस इतना ही पढ़ा है, इसमें इतनी नॉलेज नहीं है मुझे. और दूसरा फ्रेमवर्क्स को अलग से लिखो. लाइक अगर जैसे गिट आता है, टेंसरफ्लो या तुमने कोई भी प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क्स यूज करें तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आएंगे, वो तुम अलग से लिखोगे. एंड नेक्स्ट पार्ट जो होता है तुम्हारा फैमिलियर विद, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो इसलिए है कि मतलब तुम्हें जो आता है लेकिन हो सकता है तुम उसमें कॉन्फिडेंस इतना ना हो. ठीक है. अगर तुमने कर रखा है लेकिन ठीक है तो तुम उसमें फैमिलियर विद में डाल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा प्रोजेक्ट्स का. तो अगर जैसे इसमें मैंने ये काफ़ी पुराना रिज्यूमे है तो इसमें मैंने अभी 3 से 4 प्रोजेक्ट तो मेंशन कर सकते हो. एंड वन ऑफ द थिंग्स कि तुम्हारे जो मेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका लिंक होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ प्रोजेक्ट्स को लिख दिया. दे मस्ट हैव सम लिंक. मतलब अगर तुम उसको क्लिक करोगे तो ये गिटहब पे जाके खुलेगा. तो ये सारे प्रोजेक्ट ना लिंक्ड होने चाहिए विद ऑल द कोड्स एंड ऑल. मतलब तुम्हारा प्रॉपर होने चाहिए. अगर तुम सिर्फ लिख दोगे तो कोई मानेगा नहीं क्योंकि आप जो रिज्यूमे है वो तुम ऑनलाइन ही भेजोगे. मोस्टली अब कंपनियां तुम्हारी हायरिंग भी ऑनलाइन कर रही हैं. तो ऐसा नहीं कि तुम प्रिंट करके दे रहे हो कि वो लिंक तुम्हें खोल नहीं सकते. तो सारी कंपनी जो तुम्हारा लिंक चेक करेगा, कोई भी रिज्यूमे अच्छा लगेगा तो वो प्रोजेक्ट पे जाके तुम्हारा चेक कर सकता है कि हाँ तुमने एक्चुअल में कोड किया है कब नहीं किया है. तो ट्राई करो कि तुम सबके लिंक दो और जो तुम्हारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम गिटहब पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे प्रिंट करके जो तुम्हारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो ताकि जो तुम्हारे रिज्यूमे में नहीं भी हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाए. ठीक है. और नेक्स्ट थिंग है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये जरूर अगर नहीं है तो इस पर ये एडिशनल है. अगर नहीं लिखना चाहो तो इसको हटा भी सकते हो. नहीं तो अगर तुम किसी सोसाइटी में हो, कहीं पर तुमने कुछ वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में लिख सकते हो. ठीक है. तो दिस इज द 1 पेज रिज्यूमे.
और इसमें क्या है, और जो भी अगर तुम प्रॉपर एसडी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो डोंट गो फॉर 2 पेज रिज्यूमे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि जो मोस्टली चीज़ है वो एक पेज में कवर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक तुम रिसर्च प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर तुम किसी मतलब बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ट्राई टू गो, मतलब तुम उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज माई सेकंड रिज्यूमे जो मैं दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ, लाइक रिसर्च के लिए या फिर एमएल पोजीशंस के लिए। तो इसमें तुम ज़्यादा पॉइंट्स जो ऐड कर सकते हो, वन इज़ कि इसमें तुम अपने पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास थर्ड ईयर के बाद होंगे जैसे, तो उसमें पब्लिकेशन ऐड कर सकते हो। दूसरा, तुम अपना रिसर्च एक्सपीरियंस और अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अलग कर सकते हो, लाइक वर्क एक्सपीरियंस जो तुम्हारे कंपनीज के साथ होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा रिसर्च एक्सपीरियंस जो तुमने अपने टीचर के अंडर किया है या किसी दूसरे ट्रिपल आईटीज में या फिर आईआईटी में किसी के प्रोफेसर के अंडर किया है, तो तुम्हारा रिसर्च एक्सपीरियंस में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चाहो तो अलग कर दो, देन तुम्हारा फिर वही चीज़ है, इसमें भी प्रोजेक्ट तुम्हारे मेंशन करने हैं, और इसमें प्रोजेक्ट वही मेंशन करने हैं, और प्लस उसमें भी वही सेम है कि लिंक तुम्हारा लिंक्ड होना चाहिए उससे जो तुम्हारा गिटहब है। देन कम्स योर टेक्निकल स्किल्स, वही सेम है। इसमें मैंने एक चीज़ और मेंशन की कि तुम्हें कौन सा प्लेटफॉर्म तुम यूज़ कर रहे हो, लाइक तुम किस किस प्लेटफॉर्म को तुम्हें आता है, तो ये वाला तुम मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज तुम्हारा एकेडमिक अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, काफ़ी लोग देखते हैं कि तुम बाहर किसी में अप्लाई कर रहे हो तो ये इस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, तो इसको तुम अच्छे से लिख सकते हो। इसमें तुम्हारी जो स्कूल के अचीवमेंट्स है उनको भी डाल सकते हो, मतलब एसडी प्रोफाइल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर तुम कहीं अलग से अप्लाई करो रिसर्च प्रोफाइल के लिए, तो उसमें तुम अपनी जो स्कूल्स के अचीवमेंट है या फिर मतलब नॉट कोई जैसे अच्छा कोई जैसे केवीपीवाई हो गया या मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया उसकी, या फिर हैकाथॉन्स हो गए उनकी हो गई, तो इनको तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और डिपेंड करते हैं कि लाइक कुछ बाहर की कंपनीज हैं वो अपना पीओआर पे काफ़ी ध्यान देती हैं, तो तुम उनके लिए पीआर हाईलाइट कर देते हो, लेकिन मैंने जिसने अप्लाई किया उसमें पीआर इतना मैटर नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ इसमें एक लाइन लिखी, नहीं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसमें लिखते हैं कि मैंने ये चीज़ की हर हर एक पॉइंटर्स के साथ उसमें बुलेट पॉइंट बना के कि मैंने इस चीज़ में ये कंट्रीब्यूट किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन की कंपनी तो अपना रिज्यूमे चेंज कर सकते हो, और एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे बना के रखो जिससे तुम चीज़ें उठा उठा के दूसरे रिज्यूमे में डाल सकते हो और अपना कंपनी वाइज बना सकते हो। तो आई थिंक दैट्स फॉर द रिज्यूमे पार्ट, और इसमें भी सारी लिंक सेम है, और प्लस अपनी, हाँ, अगर तुमने अपना खुद का पेज बना रखा है कोई, तो उसको भी मेंशन कर दो। जैसे तुम गिटहब पे फ्री में पेज अपना होस्ट कर सकते हो, तो उसमें अपना सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हो या फिर लिंक्स डिस्प्ले कर सकते हो, तो उसको तुम यहाँ पर तुम उसका लिंक दे सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, और बाकी तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो इस पे अगर कोई किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। Yeah, we will take the doubts later. Nicely explained, Mayank. Okay, so I will add few of the points here. जब भी am I audible, right? यही डर लग रहा था यार कि आवाज आ रही है या नहीं. Am I audible? Yes, Yeah. yes. ओके, सो इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स लिखो तो उनका ऑर्डर बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखो, राइट। जो सबसे ऊपर प्रोजेक्ट होगा इट शुड बी लाइक द योर बेस्ट प्रोजेक्ट, राइट। तो ध्यान रखना कि जब भी आप लिख रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे के अंदर, तो उनका ऑर्डर बहुत अच्छी तरह मेंटेन करना। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहे हो, कुछ भी कोई भी तरह का सिंबल यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोजेक्ट, इन द सीवी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे बोल्ड यूज कर लिया, कहीं पे लाइट यूज कर लिया। हेडिंग बोल्ड, जो कंटेक्स्ट है वो लाइट होना चाहिए। जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो अपने रिज्यूमे के अंदर, इट शुड बी आइदर इन द 2 और 3 लाइनर, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया। जैसे अगर आप एग्जांपल दो, आपने मान लो मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट यूज किया है, तो आप यूज कर सकते हो पहले कि मैंने कौन से डाटा सेट पे यूज किया है, कौन से एल्गोरिथम्स यूज करी है, उसका रिजल्ट क्या है, राइट। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोजेक्ट किया है पूरी समरी लिख दी। बुलेट पॉइंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द सीवी, राइट। तो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट आई विल ऐड इन द मेन। ओके, am I audible? Now we will, yeah. So we will take on the next part. That is the, okay. I missed one of the thing in the how to prepare. Basically, जब भी आप OS, OOPS या DBMS prepare करते हो, तो before going on the interviews, you should be aware कि पहले वाली कंपनीज ने क्या पूछा हुआ था OS से रिलेटेड। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराने वाली कंपनीज है, इट मोर फोकस ऑन द OS, इट मोर फोकस ऑन द DBMS, तो आप वो पहले से प्रिपेयर करके रखना। ओके, now coming to the part, I think this session is clear for the students who are currently preparing for the internship. Okay, now we will take session on the next type of students who are currently doing the internship, right? Okay.
and after that we will take the session for both of the students, right? So it is something like कि यार अब आपकी इंटर्नशिप लग गई है, अब आप कंपनी में 2 महीने के लिए काम करने वाले हो, तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा पीपीओ मुझे मिल जाए, या फिर देयर शुड बी अ गुड इम्पैक्ट ऑन द टीम एंड ऑल, राइट? मतलब कि यार अगर आप किसी कंपनी में 2 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट शुड बी अ गुड थिंग फॉर यू, राइट? आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं, राइट? अब बात करते हैं कि जब भी आपको प्रोजेक्ट कोई असाइन किया जाए, ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट असाइन किया है तो मुझे शुरुआत के 2 या 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, राइट? ऐसा नहीं होता है। देयर शुड बी अ डेडिकेट टाइमलाइन जिसके अंदर आपको सॉल्व करना होता है। जो आपका मेंटर या फिर मैनेजर होगा वो आपको पहले से ही बता देगा कि यार आपको ये प्रोजेक्ट 2 महीने में सॉल्व करना है, 1.5 महीने में सॉल्व करना है, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो वो आपको सीधा बोल देगा कि कोड करना चालू कर दो, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसके अंदर कौन से टेक स्टैक यूज़ होना है, कि उसके अंदर स्प्रिंग यूज़ होना है, नेटिव यूज़ होना है, क्या चीज़ यूज़ होनी है। फाइंड द एप्रोप्रिएट ब्लॉग्स एंड ऑल। आप अपने मेंटर को कॉल आउट कर सकते हो कि आप मुझे ब्लॉग्स बता दो जहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ ये। इन्वेस्ट अ गुड टाइम इन रीडिंग द ब्लॉग्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये जानना है कि लिखना कैसे है, आपको ये भी जानना है इंटर्नशिप के वक्त कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं क्यों लिख रहा हूँ। जैसे अगर आपने अपने कोड के अंदर स्मॉल बूलियन यूज किया है या फिर कैपिटल बूलियन यूज किया है, तो मैं कहाँ पे कैपिटल बूलियन यूज करूँ और कहाँ पे स्मॉल बूलियन, दिस इज अ स्मॉल थिंग बट इट मैटर्स मोस्ट, बिकॉज जब आप नेटवर्क कॉल करते हो तो यू शुड बी अवेयर कि मुझे स्मॉल बूलियन यूज करने चाहिए या कैपिटल। ओके, जब भी आप कोड कर रहे हो तो यू शुड थिंक अबाउट द इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन, कैसे आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी टेक्स्ट है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। यू शुड हैव अ डेडिकेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेक्स्ट स्टैक, राइट? 1 वीक और 5 डेज इस तरह से। उसके बाद क्या होती है कि यू शुड नो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है आप बना देते हो लास्ट में और जो आपका प्रोजेक्ट होता है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसको एक्सप्लोर करो कि आपका बंदा चाहता क्या है आपसे, राइट? You should have a good one-on-one with the mentor and the manager, जिसके अंदर you should ask about what are the positives that I am doing and what are the negatives in which I can be improved, right? So it is very important for you. Now the second part is कि कोड स्टार्ट करो तो जब भी कोड करो सीधा कोड करने मत बैठो। पहले अपनी अप्रोच को अपने मेंटर या मैनेजर के साथ डिस्कस करो, राइट? कि मैं इस वाली प्रॉब्लम को ऐसे सोचता हूँ सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा कोड स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने कोड लगाए 5 दिन, उसके बाद मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया, अबे यार ये गंदा कोड है, ऐसे कोई ना सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोड लिख रहे हो तो कोड सीधा स्टार्ट नहीं करना, रिक्वायरमेंट्स, देन डिस्कस द सॉल्यूशन, देन आस्क फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द पीपल who are reviewing your solution, then start the code and then solve the problem, right? तो ये these are the things when you dive into completing the project, right? तो ऐसा नहीं है कि सीधा घर जाना है 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरे को पीपीओ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ डेडिकेटेड टाइमलाइन जिसके अंदर आपको सॉल्व करना होता है, आपको हर एक चीज पे ध्यान देना होता है। अब द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरी टीम बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, कैसे होगा? तो जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनी असाइन यू 2 थिंग्स, वन इज द मैनेजर एंड वन इज द मेंटर। तो मान लो आपकी टीम के अंदर 4 या 5 बंदे हैं, राइट? लेकिन आपका मेन बातचीत होती है मेंटर से, तो ये गलत है क्योंकि अगर आप एक बंदे से बातचीत करते हो तो यू विल जस्ट गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ 1 पर्सन, राइट? तो जब भी आप ऑब्वियसली अभी आप रिमोटली काम कर रहे हो तो इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव अ कम्युनिकेशन विद द अदर टीम मेंबर्स, राइट? बट अगर आपको लगता है कि ही इज गुड एट समथिंग, ये वाला टीम मेंबर टेक्निकल में बहुत अच्छा है या फिर ये वाला बंदा इस वाली चीज में बहुत अच्छा है, तो यू कैन हैव अ चैट विद देम, आस्क अबाउट देयर पर्सपेक्टिव, हाउ कैन दे थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि आप अपने टीम मेंबर्स से खुलो, उनसे पूछो, उनका पर्सपेक्टिव जानो, फिर सॉल्व करो, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ टीम बॉन्डिंग विद द टीम मेंबर्स। ओके, आई एम क्लियर हियर, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट अबाउट द गिविंग द अपडेट्स, राइट? तो कई बार क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि जनरली क्या होता है कंपनी में कि डेली टू डेली स्टैंड अप्स होती है, राइट? इन विच यू हैव टू गिव द अपडेट्स कि लास्ट डे आपने क्या किया है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, लाइक जो मेरा कंपनी में मेरा इंटर्न है, जो मेरे अंडर इंटर्न है, वो बहुत स्टार्टिंग में क्या करता था, पहले दिन बोला उसने स्टैंड अप में मैं स्प्रिंग पढ़ रहा हूँ, सेकंड डे मैं स्प्रिंग पढ़ रहा हूँ, थर्ड डे मैं स्प्रिंग पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसे अपडेट नहीं देते हैं। जब भी आपको कोई अपडेट देनी हो कंपनी में, इट शुड बी गुड एंड कॉन्क्रीट, राइट? आप बोलो कि मैं
स्प्रिंग के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ रहा हूँ, अगले दिन मैं स्प्रिंग के अंदर एओपी पढ़ रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है कि इट शुड बी लाइक कि बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा, जब से बोले जा रहा है स्प्रिंग पढ़ रहा है। एटलीस्ट देयर शुड बी अ कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन कि व्हाट यू आर डूइंग, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड अपडेट्स, राइट? उसके बाद बात आती है कि आपको टीम के अंदर आपको पता चल गया कि ये बंदा इसमें अच्छा है, ये बंदा इसमें अच्छा है, हैव अ गुड पर्सपेक्टिव फ्रॉम ऑल अदर्स, आपको पता चल गया कि आप अपडेट्स अच्छे दे रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। अब बात आती है मैनेजर की। जो आपका पीपी होता है वो दो जनों पे डिसाइड करता है, वन इज द मेंटर एंड सेकंड इज द मैनेजर। उन दोनों का कंबाइंड रिव्यू विल डिसाइड कि वेदर यू विल गेट द पीपी और नॉट। ओके, सो जब भी आपका वन ऑन वन या फिर हैव अ चैट विद द मैनेजर या मेंटर, बोलने से पहले सोच लेना कि बोल क्या रहे हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी उटपटांग बोल दो और हैव अ गुड बैड इंप्रेशन, राइट? तो यार देखो, जब भी तुम कॉलेज में बात करते हो ना, तो इट इज वेरी इनफॉर्मल, राइट? लेकिन जब आप कंपनी में चले जाते हो तो आपकी छोटी छोटी चीज को बहुत ध्यान दिया जाता है, राइट? तो जब भी आप कुछ बोलो तो थोड़ा सोच के बोलो कि क्या ये बोलना सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप पूछो मत, पूछना इज ऑलवेज गुड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा पहले से सब कुछ आता है, जबकि जब भी आप कंपनी में स्टार्ट करते हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर एट द जीरो लेवल। ओके, तो जब भी आपको डाउट हो या फिर आपको लगे कि मतलब कि मुझे पूछना चाहिए तो पूछो, बट एक बार सोच लो कि क्या ये चीज पूछना सही है या नहीं। मैं पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोच लो कि पूछ क्या रहे हो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इम्प्रूव द कल्चर इन द टीम, राइट? जैसे आप क्या कर सकते हो, यू कैन टॉक विद द मैनेजर कि लेट्स हैव अ फन आवर इन अ वीक, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू विल प्ले द गेम्स विद द टीम मेंबर्स, राइट? आप स्क्रिबल खेल सकते हो, पिक्शनरी खेल सकते हो, साइक खेल सकते हो। तो यू विल हैव अ डेडिकेट टाइम, लाइक मैं फ्राइडे को पासेस है, पूरी टीम क्या होगी, हैंग आउट पे ज्वाइन करेगी एंड वी विल प्ले अ गेम। ओके, यू कैन वॉलंटियर इन दीज थिंग्स। इससे क्या होता है, आप लोगों के बारे में जानते हो, लोग आपके बारे में जानते हैं। कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रिकग्निशन। जब तक आपको लोग याद नहीं करेंगे, आपको कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मेक द इम्पोर्टेंस ऑफ योरसेल्फ इन द टीम, राइट? तो ध्यान रखना कि दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर्स अ लॉट इन द ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, राइट? आपको हमेशा मैनेजर से ये जरूर पूछना है कि कहाँ पे मैं अच्छा जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं बुरा जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वाली चीज में मुझे डिफिकल्टी आ रही है या फिर मेंटर मुझे सही से नहीं बता पा रहा है इस चीज के बारे में, तो अपने मैनेजर को बताओ। मैनेजर या तो आपके मेंटर से बात करेगा एनोनिमसली या फिर आपके किसी और बंदे से बात करेगा जो आपको अच्छी तरह समझा पाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर बंदे को हर जने का समझ में नहीं आता है। हर कंपनी के अंदर इतने सेंसिबल लोग होते हैं कि इट दे विल नॉट टेक दीज थिंग्स इन द रॉन्ग वे, राइट? आई थिंक आई एम क्लियर हियर, राइट? Am I audible here? I think it is done from that part, right? Hello? Yeah. Now coming to the next part. Yeah. Hello? Yeah, Vivanshu. I was saying you are audible. ओके, श्योर। ओके, अब बात करते हैं कि एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था कि बच्चे क्या गलती करते हैं इंटरव्यू में या इंटरव्यू से पहले या फिर इंटरव्यू के बाद। ये दीज आर द लास्ट पॉइंट, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, राइट? तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यार मैं 2 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, या फिर जब आप कंपनी में बैठते हो इंटरव्यूज के लिए तो क्या होता है कि आपकी, मान लो ड्यू टू द बैड लक या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपकी कंपनीज नहीं निकलती हैं और आपके ऐसे लोगों की निकलती है जिनको, जो आप सोचते हो कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो यू विल फील डिमोटिवेटेड और आपको लगता है यार मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं किया, इसका कैसे लग गया। तो देयर इज अ वेरी बैड फीलिंग फॉर यू, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं पता कि दूसरे वाले बंदे ने कितनी और कम मेहनत करी है, ठीक है? अगर आप किसी इंटरव्यू से रिजेक्ट हुए हो तो उसका रीजन ये नहीं है कि दूसरे वाला सेलेक्ट हुआ है, उसका ये मीनिंग है कि आप रिजेक्ट हुए, राइट? तो गलती से भी ये एक्सक्यूज मत दे करो कि मैं इसलिए रिजेक्ट हुआ हूँ क्योंकि ऐसा हो गया। क्योंकि लोगों को ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो ना अपनी गलतियां मानते नहीं है, वो ना दूसरे लोगों पे अपनी गलतियां डालने का ज्यादा कोशिश करते हैं। देयर इज अ सिंपैथी वाली बात आ जाती है, ठीक है? तो लेकिन अंदर ही अंदर हर बंदे को पता होता है कि वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है, ठीक है? तो इट इज वेरी गुड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे की पहले दिन ही कंपनी लग जाएगी। आपको पता है कि आपने कहाँ गलती करी है, आप उसको इम्प्रूव करो, अगले इंटरव्यू में ध्यान दो कि मैं वो गलतियां दोबारा ना करूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर बंदा इज परफेक्ट, ही विल गेट द इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ऑन द फर्स्ट डे। ओके, आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना, क्योंकि जब भी आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हो, दैट्स अ बैड थिंग। आपको बस ये ध्यान देना है कि नेक्स्ट डे आई शुड बी बेटर देन द लास्ट डे। ओके, तो these are the things that you should be more focused on. Have a group study or self study, whatever you want to do.
it's on to you. You can make a good group in which you will discuss about the problems की you can set up goal. जैसे हमारा 3 जनों का ग्रुप होता था कॉलेज के अंदर, तो we will set कि हम आज एरे के 20 या 25 क्वेश्चन खत्म करेंगे और जो उससे नहीं होंगे we will discuss about the problems. So you can make a good group. There are many ways of doing the things, right? So I think this session is much like at the last. Okay. Now coming to the doubts. Basically मेरा जो chat है वो reconnect होने के बाद पूरा उड़ गया है. तो let's come one to one on the doubts, right? Mayank. Yes. Can you just ask the मैं कि जो questions लिखा हुआ है उनको बोल दोगे ताकि we can discuss कि उसके लिए क्या होनी चाहिए, right? 1 second. 1 second. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको चैट पे लिख दो. We will discuss about it, right? I think a lot of people were asking about the CGPA criteria for the internship and placements. ओके सो इट इज नॉट लाइक कि हर एक कंपनी का पहले से फिक्स होता है कि वो 7 सीजीपीए या फिर 8 सीजीपीए या 9 सीजीपीए रखेगी. हर कंपनी का फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू द ईयर. लाइक एक बार क्या होता है कि अमेज़न 7 सीजीपीए शॉर्टलिस्ट करती है, एक बार क्या होता है वो 8 सीजीपीए करती है. तो इट इज नॉट फिक्स. लेकिन अगर आप इंटर्नशिप पे बैठ रहे हो तो एटलीस्ट हैव अ सीजीपीए मोर देन 8 एंड 8.5. ओके, क्योंकि उससे उससे नीचे बहुत कम कंपनीज होंगी जो आपको अलाउ करेगी. So it is very important for you to have a good CGPA. For the internship, I think 8 or 8.5. Okay, if your CGPA is greater than 8.5, then around 95% companies will allow you to sit. And if your CGPA is around 8 or 8 plus, then most of the companies, like around 90 or 85% will companies will allow you. Okay, there are very few of the companies that will not allow you, and it won't matter, right? For the placement, I think it is around 7.5 to 8. Okay, at least minimum मतलब whatever in the जो internship पे 8 था वो placement में 7.5 हो जाता है. जो internship पे 8.5 था वो placement में 8 हो जाता है, right? इस तरह का होता है. I think I am clear here, right? Yes, yes. This Pankaj Mehta, can you see the question? Yeah. So Yeah, what? I think What okay. are For the yeah. core branches. Okay. ओके, लाइक जो हमारे कॉलेज के अंदर कंपनीज आती हैं, लाइक लेट्स से 100 कंपनीज आती हैं. ओके, तो 100 कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल अलाउ ऑल द सीओई, आईटी, एससी एंड एमसी स्टूडेंट्स. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक सैमसंग या फिर सैमसंग का जो एसएसआईआर होता है, तो अराउंड आप मान लो कि 70% ऑफ द कंपनीज विल अलाउ द ई और ईसी स्टूडेंट्स. आई एम नॉट श्योर कि विच कंपनीज विल अलाउ और नॉट, बट आई थिंक सून यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. मैं कि आप उस चीज के बारे में मत सोचो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, राइट? आपको अपने पॉइंट को क्लियर करना है कि आई शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द इंटरव्यूज. What is networking equivalent of second years? Okay, you can skip the networking because it is more focus on the OOPS, OS and DBMS. Okay, any more questions? Computer networks कहाँ से करें for placements? I think there is a book. Abhinav, are you there? You mentioned. I think there's Frozen and Tenenbaum. Yeah, There's Frozen and Tenenbaum. Yes. Okay. Yeah. Best resources for the system design. I think आपको जो कॉलेज में कंपनी सिस्टम डिजाइन पूछती है वो बहुत ही तुच्चा लेवल होता है. तो इतना उस पे मैं कि टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप मैं कि क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाते हो, जब आप 1 और या 2 ईयर एक्सपीरियंस हो जाते हो तो वहाँ पे आपके लिए सिस्टम डिजाइन मैंडेटरी हो जाता है. लेकिन जब आप कंपनी में या फिर कॉलेज में रहते हो तो सिस्टम डिजाइन वॉन्ट मैटर. वो इतना डीप में नहीं पूछते हैं. तो यू कैन जस्ट गो टू द गौरव सेन प्लेलिस्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, राइट? Yes, yes. And what about OS, DBMS and OOPS for the MC students? I'm not sure कि what is the topics that were taught in the MC for the MC. So at least अगर आपके यहाँ ये तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए गए हैं तब भी आप DBMS को छोड़ के OS या OOPS तैयार कर सकते हो. It is bit more easy, तो आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा. एंड उसके ऊपर काफी यूट्यूब पे शायद संचित अग्रवाल नाम का एक चैनल है या फिर NPTEL है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो. For internship, CGPA is evaluated for third exam. यार पता नहीं क्या लिखा है.
No, not. It's like fifth semester, I think. या Oh no. नहीं डिपेंड करता है कि अगर It is रिजल्ट आ for गया है एक सेमेस्टर पहले से होता है, मतलब रिजल्ट जब तक नहीं आता है, एक सेमेस्टर जो नहीं है, एक सेमेस्टर लास्ट वाला सेमेस्टर इंक्लूड नहीं होता है। ओके आरएफ पे जो रिजल्ट अपडेट होता है उसमें लास्ट वाला सेमेस्टर इंक्लूड नहीं होता है मोस्टली, जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पर Okay. Now the next question is from the Sanskriti. I mean, reading the whole book is not too much time consuming for people who don't have CNS as such. Yeah. तो आप ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर पूरा का पूरा आना चाहिए. You should have a basic information. Like आप उसके बारे में, I think there is a tutorial from the Ravindra Rao, that one gate person, ना? यस I'm not. यस Yeah. रविंद्र अबू बबूला। हाँ, तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं आई थिंक दे आर एफिशिएंट, वो इनफ। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू हैव अ गुड सेंस तो यू विल, मैं कि ये चीज ना एक अंदर से आ जाती है कि आपको पता चल जाता है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, राइट? आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अकॉर्डिंग टू यू कि आप उसको सेट करो कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है। जैसे आप जब जेई मेंस देते थे तो आपको पता था कि रोटेशन टफ है, लेकिन अगर मैं रोटेशन के 2 क्वेश्चन छोड़ के मैंने कोई और टॉपिक चूज़ किया जिसके अंदर ईज़ी क्वेश्चन आता है, तो इट इज़ मोर ईज़ी फॉर मी, राइट? तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप संस्कृति जैसे 25 टॉपिक्स है मान लो सीएम के अंदर, तो आप फिगर आउट करो कि कौन से 15 टॉपिक आर इंपॉर्टेंट एंड जस्ट रीड अबाउट दोज़ डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। Okay, now coming to the next part for the Akshat, DBMS may what's majorly asked queries or schema. It depends. It is not about the schema. I think schema and queries are the same thing. Now coming to the thing is the transaction, that theoretical part and the queries. It depends on the interviewer how he asks the question. Majorly it is around 50-50 ratio. Are SQL query asked? Yes, they are asked. More question, guys. Okay, we are just waiting for 2 or 3 minutes. If any questions appears, then we will take it up. Anubhav, can Yeah. you confirm like what's the situation due to COVID? Because I think a lot of people been asking me about the PPO scenario and the like upcoming companies as well. यार इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, राइट? ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी बोलेगी कि हम अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे। अगर कोई कंपनी बिल्कुल ही लॉस में जा रही है, अगर वो सैलरी नहीं दे पा रही है, तो दे हैव टू, मतलब बंदों को निकालना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेबल कंपनी होती है जैसे सैमसंग, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, दे विल नॉट डू दैट, क्योंकि मैं कि उनको पास पहले से पता होता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, राइट? तो वो नहीं निकालते हैं। तो पीपीओ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट द पीपीओ, क्योंकि जो कंपनी में बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, या तो वो पहले ही मना कर देते कि आप इंटर्नशिप, आपकी ईगो को वही है, क्योंकि उनको पता है कि आपको पीपीओ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर कोई कंपनी पीपीओ वो इंटर्नशिप करवा रही है, तो मेक दे विल हैव द सेम थिंग कि इफ यू परफॉर्म बेटर यू विल गेट द पीपीओ, अदरवाइज यू विल नॉट। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेक्स्ट। So question for Divya Agarwal. If we get the PPO, if we get PPO, that is, ओके, like if the PPO comes to the TNP department, then it's necessary to accept it. Like हाँ, if you अगर तुम पहले से कंपनी को मना कर दो कि तुम्हें PPO नहीं चाहिए तो it's valid. लेकिन अगर PPO कंपनी ने भेज दिया TNP के मेल आईडी पर, तो then you can't reject. And करेक्ट। once you get the PPO, you can't sit for the placements. एग्जैक्टली तो जब भी आप कंपनी में जाओ, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे से पीपीओ नहीं चाहिए, तो अपने मैनेजर और अपने एचआर को कॉल आउट कर दो कि आई एम जस्ट डूइंग द इंटर्नशिप, आई डोंट वांट द पीपीओ। तो 99% ऑफ द चांसेस दे विल नॉट गिव यू द पीपीओ, राइट? ऐसा नहीं है कि आप दुविधा में रहोगे, यार मैं एक काम करता हूँ, पता नहीं बाद में मिले या ना मिले, मैं पीपीओ ले लेता हूँ, बात की बात पे देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यू शुड बी वेरी श्योर कि वेदर यू वांट टू सिट ऑन द प्लेसमेंट्स और नॉट। ओके, रेज्यूमे में टीएमपी वाला फॉर्मेट इज प्रेफर्ड और डिबार्गिया। I think कुछ पीसीज बोलते हैं कि टीएनपी वाला रिज्यूमे ही होना चाहिए, लेकिन मतलब डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम जैसे कंपनी को प्रिंट आउट जो देते हैं उसमें मैं खुद का ही फॉर्मेट दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टीएनपी वाला वहाँ कोई नहीं देखता है, उनको नहीं पता कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। लेकिन तुम टीएनपी पे अपलोड करने के लिए तुम टीएनपी वाला फॉर्मेट बना सकते हो, लेकिन जब तुम कंपनी को प्रिंट आउट दिखा रहे हो तो यूज़ योर ओन फॉर्मेट जो तुम्हें सही लग रहा है। ठीक है? Yeah, it's good. Sir, I know and practice in Java.
should I learn OOP concept for CPP? या देखो जो OOP concept है, it is not relevant for the Java and CPP. OOP concept use करती हैं languages, okay? So these are independent. OOP concept मतलब overloading है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि C++ में कैसे OOPs use होता है. इसकी बात मैंने कभी नहीं करी. मैंने ये बोला कि abstraction क्या होता है. It is just abstracted out from the language perspective, right? तो ऐसा नहीं है कि आपको कि एक particular language में कैसे OOPs use हो रहा है, वो जानना है, right? You should know what are OOPs concept. How they are used in a particular language, you don't need to learn, right? STL पूछा जाता है, no. मैं कि I am not sure STL पूछा जाता है. मैं can you answer this question? पूछा नहीं जाता, मतलब वो अप्लाई करना होगा, मतलब देयर थिंग्स लाइक तुम जैसे वेक्टर है तो उसे इम्प्लेस बैक और पुश बैक की कभी डिफरेंस पूछ लिया, या फिर जो नॉर्मल है कि मैप कैसे बनता है, मैप वर्सेस अनऑर्डर्ड मैप में क्या डिफरेंस है, कौन सा हैशिंग से बनता है, या फिर कौन सा तुम्हारा रेड ब्लैक ट्री से बनता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है एसटीएल का, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है कोई, बट यू शुड नो कि पीछे क्या लग रहा है उसके, लाइक ट्रीज लग रहे हैं या हैशिंग हो रही है, या फिर उनका जो पुश बैक का टाइम क्या है, O of 1 है या उससे ज्यादा है, तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। राइट। तो ध्यान रखना, कोई कंपनीज होती हैं जो आपको एसटीएल अलाउ नहीं करती हैं, तो हैव दिस थिंग इन अ माइंड कि आपको एसटीएल से इम्प्लीमेंटेशन करना भी आना चाहिए विदाउट एसटीएल। What are the some good ML project if one is not having project it can be made in this time? Mayank? ML projects you can start with linear regression, वो तुम 2 दिन में कर सकते हो उसका प्रोजेक्ट, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन यू कैन यूज लाइब्रेरीज, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, उसमें बिगनर्स के लिए सही है। अगर तुम्हें केवल न्यूरल नेटवर्क के बिगनर्स चाहिए तो तुम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें भी कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं चाहिए तुम्हें, तो ट्राई टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन एसवीएम पे प्रोजेक्ट्स, और अगर तुम्हें डीप डीएल में चाहिए लाइक डीप लर्निंग में, तो यू गो फॉर एएनएन अगर कम टाइम है तो। या मतलब कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप एक काम करो कि बाकी प्रोजेक्ट पे टाइम इन्वेस्ट करने से बेटर है आप डीएसएल को या फिर बाकी चीजों पे टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली मेक अ प्रोजेक्ट, राइट? क्योंकि प्रोजेक्ट इज समथिंग लाइक चेरी ऑन द केक, इट इज नॉट द मैंडेटरी थिंग फॉर द इंटर्नशिप। Yes, any more questions? I think it's done, right? Okay. Thank you guys for joining. Thank you, Mayank, Abhinav, Anil, Sachin, and Monil for helping me out. Okay. Yeah, guys, thank you. Akshay, Thanks Anubhav for yeah, I think it's a good session, right? Yeah. Akshay, recording send कर दिया मुझे link. Yeah, thanks a lot. Thank you guys. Thank you so much. If you have any doubts, so that we need to take a session on something, let us know on the group. अगर आपको कोई भी